सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आईआर का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक यूनिट प्रैक्टिस कर लेते हो फिर उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज कर लेते हो तो आपका 80 to 90% वो यूनिट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो 10% है वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक आता रहता है। तो हमें वो 10% पे फोकस ना करके 80-90% पे फोकस करना है। जैसे आईआर का अगर हम 2017 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आपका आराम से 80 to 90% आईआर सिर्फ पीवाईक्यू की मदद से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपका, मैंने हमेशा बोला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हम चारों ऑप्शन को एनालाइज कर रहे हैं, चारों ऑप्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिए थे जिसमें हमने 2017 से लेकर 2023 के दिसंबर और मार्च के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे 2023 जून के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन रह गए थे और हमने दिसंबर एंड मार्च के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 2023 के। हम 2023 जून के भी आज प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम 24 और 25 पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पहले आप क्वेश्चन देखो, फिर ऑप्शंस देखो, खुद से अपने दिमाग में आंसर सोचो, वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ फिर जब वीडियो रिज्यूम करोगे दोबारा तब आप मेरे साथ अपना आंसर देखो और क्वेश्चन और को समझो। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी कि हाँ, जो आपने आंसर सोचा था और जो मैंने आंसर बताया क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। देखो, 4 ऑपरेशन, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के नाम लिखे हुए हैं। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, ऑपरेशन टर्क्वाइज, ऑपरेशन अलाइड फोर्सेस एंड ऑपरेशन रिस्टोर होप। ये आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा और फिर कौन सा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हम इतने सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं, कौन सा ऑपरेशन कौन सी कंट्री में हुआ वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हम डेट याद रख पाएंगे? तो नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 10% में आते हैं कि 90% आपको फिर भी आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कुछ 10% ऐसा रह जाता है जो किसी को भी नहीं आता, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर ADBC। दैट इज, सबसे पहले हुआ हमारा ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट। अब सिर्फ मेरा आंसर बताने का काम नहीं है, मुझे ये भी बताना है कि कौन से ईयर में हुआ, ये ऑपरेशन था क्या, ताकि अगली बार से इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आ जाए और आपसे पूछ ले कि अच्छा इसके बारे में बताओ। जैसे पूछ लिया ऑपरेशन रिस्टोर होप कहाँ हुआ था, चाहे आपको डेट याद नहीं पर आपको ये पता है कि सोमालिया में जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए थे तब मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था बाय यूएसए इन 1992-1993 और तब ऑपरेशन रिस्टोर होप हुआ। और इसी बहाने आपको क्रोनोलॉजी भी याद आ गई। सबसे पहले आपका कंफर्ट जरूरी होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे मेरा कंफर्ट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मेरा कंफर्ट जोन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट। ये एक ट्रिक हो गई याद करने की। अच्छा, आप पढ़ लेते हैं ये ऑपरेशन था क्या। तो इट रिफर्स टू द मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट दैट टुक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू गल्फ वॉर इन 1991। 1991 में गल्फ वॉर हुआ था और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गए थे। ठीक है, तो उस वॉर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन कौन से क्राइसिस थे, कुर्दिश जो रिफ्यूजीज थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको रिलीफ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन या ये ऑपरेशन चलाया गया था। किसको कंफर्ट दे रहे हैं हम कंफर्ट दे रहे हैं कुर्दिश रिफ्यूजीज को, ऐसे याद रखो। ठीक है, कब दे रहे हैं? कोल्ड वार का पीरियड चल रहा है, जब कोल्ड वार ऑलमोस्ट आपका खत्म होने वाला था, तो 1991 ऐसे आप याद कर सकते हो। Who fled northern Iraq and were stranded in the mountains along the Turkish-Iraqi border? और जो ये कुर्दिश रिफ्यूजीज थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे हमारे इराक से, और इराक से आके वो तुर्किश इराकी जो बॉर्डर था, टर्क और इराक के बीच का बॉर्डर, वहां जाके उन्होंने रिफ्यूजी आने की शरण ले ली थी। फिर ये ऑपरेशन किसने चलाया? यूएसए ने चलाया, यूके ने चलाया, फ्रांस और अदर कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजी और यहाँ पे उनकी हेल्प की। किसकी? कुर्दिश रिफ्यूजीज की हेल्प की, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको रिलीफ इन द सेंस खाना वाना देखना, उनका सारा रहने का इंतजाम, वो सब चीजें। तो कहाँ पे चला गया? एक तो इराक याद रखना, और दूसरा किसके लिए? कुर्दिश के लिए। तीसरा किसने चलाया, मतलब किसने हेल्प की इस ऑपरेशन में? तो जो मिलिट्री फोर्सेस थी यूएस, यूके और फ्रांस की, और कुछ अदर कंट्रीज की, उसने हेल्प की। तो ये आपको पूरा ऑपरेशन एक थोड़ी सी देर में कंप्लीट हो गया। रिस्टोर होप सोमालिया में चलाया, बता दिया। वहां पे सोमालिया में क्या हुआ था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, फेमाइन हो गए थे, वॉर शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया था। तो इसकी वजह से जो क्राइसिस हो रहे थे सोमालिया में, तब ये यूएसए ने हेल्प की थी। किसको? हमें होप
होप मतलब हमें आशा की किरण जगानी है, किसके लिए? सोमालिया के लिए। मतलब ऐसे लोगों के लिए जो सोते रहते हैं, उनके लिए हमें एक आशा की किरण जगानी है ताकि वो सोते ना रहें और वो उठ के काम करें। तो ये हमारी हो गई छोटी सी ट्रिक इसको याद करने की। ऑप्शन नंबर बी, अब ये हो गया हमारा ए, डी, बी, सी हमारा आंसर था। तो ए में हमारा सबसे पहले 1991 का गल्फ वॉर जो हमारा ऑपरेशन कंफर्ट, डी में आपका होप 1992 1993 अगले साल होगा। तो पहले हमें कंफर्ट मिला, कंफर्ट इतना कंफर्टेबल हम हो गए कि हम सो ही गए, तो सोमालिया सो ही गए, तो फिर हमें होप जगाना था, तो कंफर्ट के बाद आएगा सोमालिया वाला होप, ठीक है। देन तीसरा ऑपरेशन टर्कोइस, ऑपरेशन टर्कोइस हमारे याद आता है टर्टल जैसा साउंड कर रहा है ना, या टोर्टोइस जैसा साउंड कर रहा है स्पेशली, तो टोर्टोइस से हम कुछ कहानी बना सकते हैं इसमें। एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन था जो कि फ्रेंच मिलिट्री ने चलाया था, तो इसमें किसने हेल्प करी? 1994। देखो एक साथ ही हैं ये सारे ऑपरेशन, एक 1991 में हुआ है, एक 1992 1993 तक चला, फिर एक 1994 में हुआ, तो आसपास ही हैं। तो ऑपरेशन टर्कोइस है फ्रेंच मिलिट्री के द्वारा चलाया गया, कहाँ पे? रवांडा में। तो जो टोर्टोइस था हमारा, जो टर्टल जो बोलते हैं टोर्टोइस होता है, आपने देखा होगा सबने, ठीक है। तो रवांडा जीनोसाइड, जीनोसाइड क्या होता है? मास लेवल पे जब किलिंग होती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, तो मास किलिंग को हम जीनोसाइड बोलते हैं। तो रवांडा में कुछ ऐसा ही हुआ था 1994 में, जिसके लिए ऑपरेशन टर्कोइस चलाया गया था। एंड इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सेफ जोन इन सदर्न साउथ वेस्टर्न रवांडा एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू सिविलियंस। यहाँ पे हमने सिविलियंस को प्रोटेक्शन दी, एंड जो कौन से सिविलियंस? जो कि जीनोसाइड का विक्टिम थे या टारगेट थे। तो टोर्टोइस आपको याद रखना है कि टोर्टोइस जो है रवांडा का है, ठीक है। नाउ लास्ट ऑपरेशन वाज ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस। वैसे बहुत सारे ऑपरेशन थे, हमने इसके 4 ऑप्शन के लिए ही सिर्फ याद कर रहे हैं। तो ये 1999 में एलाइड फोर्सेस वाला ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें किसके द्वारा था? ये नाटो लेड मिलिट्री इंटरवेंशन था इन कोसोवो। तो नाटो नाटो किसका? आप सबको पता है, यूएसए का अलायंस था, ठीक है। मतलब नॉट अलायंस, अलाइड फोर्सेस आप बोल सकते हो, लाइक नाटो, जिसमें यूएसए की सपोर्टर कंट्रीज थी, और उन्होंने हेल्प करी बेसिकली। आप यूएसए भी लिख सकते हो, नाटो भी। तो नाटो का ही हम बोलेंगे कि कोसोवो में ये ऑपरेशन चलाया गया मार्च 24 से लेकर जून 10 1999 में। द ऑपरेशन एम टू प्रिवेंट एथनिक क्लिंसिंग एंड जिनोसाइड इन कोसोवो। तो कोसोवो में भी एथनिसिटी के नाम पे लोगों को मारा जा रहा था, और मास लेवल पे लोगों की किलिंग हो रही थी, किलिंग मतलब मारा जा रहा था उनको। एंड अ प्रोविंस ऑफ सर्बिया। तो कोसोवो कहाँ पे है? सर्बिया पे है। सर्बिया आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी ऑप्शन में कोसोवो ना देके सर्बिया दे देगा, तब भी आपका आंसर ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस का सर्बिया होगा, क्योंकि सर्बिया के अंदर कोसोवो में ये ऑपरेशन चलाया गया था दो, ठीक है। एंड द इंटरवेंशन एंडेड विद द विड्रॉवल ऑफ यूगोस्लाव फोर्सेस। एंड इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा जब यूगोस्लाविया की जो फोर्सेस जो कोसोवो में घुस चुकी थी, वो इनके नाटो के मिलिट्री जब आई, तो ये यूगोस्लाविया की जो फोर्सेस थी वो बैक ऑफ हो गई और कोसोवो वो छोड़ के भाग गए। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन एडमिनिस्ट्रेशन इन द रीजन। और यहाँ पे यूएन एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की, कि हम यहाँ पे यूएन इसका कंट्रोल ले रहा है, और कोई भी आगे चल के प्रोटेक्शन कोसोवो में चाहिए उसके पीस वगैरह के लिए, तो हम यूएन उसके लिए साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑल्सो कोसोवो का। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। एक तरफ एनर्जी कंपनीज के नाम है, एक तरफ होस्ट कंट्री है, आपको मैच करना है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। यू कैन थिंक ऑफ द आंसर एंड पॉज द वीडियो फॉर द वाइल। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। टोटल जो एनर्जी कंपनी है वो फ्रांस की है, तो टोटल फ्रांस। पेट्रोनेस मलेशिया, इन दोनों को नाम एक एक साथ बोलो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। सीनो तो पता है, सीनो मतलब चाइना होता है, तो सीनोपैक्स चाइना की होगी ऑब्वियसली। अरामको सऊदी अरेबिया, तो आप आराम करने का गए, आप आराम करने गए अरेबिया, आराम अरेबिया, अरेबिया में आराम, तो ए, ठीक है। तो आपको और सऊदी अरेबिया, चाइना सिनो हम जानते हैं, सिनो तिब्बत बॉर्डर और ये सब बोलते रहते हैं, सिनो चाइना वैसा। पेट्रो नास मलेशिया, तो नास मलेशिया, मलेशिया का सत्यानाश हो गया, नास मलेशिया। तो ऐसे 2-3 बार बोलेंगे। टोटल फ्रांस भी आपको याद होना चाहिए, 2-3 बार इसको साथ में बोलो एंड यू विल गेट रिमेम्बर्ड। ऑल्सो देयर आर वेरी 5% चांसेस कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, बट स्टिल हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें सारा पढ़ना जरूरी है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग पे। कोप 27 कहाँ पे हुई थी? 19th एशियन समिट कहाँ हुई? 31st अरब लीग समिट कहाँ हुई? और 7th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई? तो आपको सिर्फ अभी दिमाग में कोई भी एक समिट अगर याद है, तो आप अपने दिमाग में इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। And the correct answer is answer number 1, that is A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, that is COP 27 जो हुआ था वो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था 2022
2 में। एंड इन 19th के देखो ये सारी 3 आपसे पूछ ली गई, 3 उस टाइम की रिसेंट सबमिट। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि 2023 का जून का क्वेश्चन था और 2023 के क्वेश्चन पेपर में हमें 2022 की सबमिट पूछी गई है। वैसे ही अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर है तो 2024 में या रिसेंट में कोई सबमिट हुई है, कहाँ हुई है, तो वो हमें याद होनी चाहिए। सो ये हमें एक पीवाईक्यू से पैटर्न पता चलता है। तो अभी हम सबमिट लिख लेंगे, आप अपने नोटबुक लो, वीडियो को पॉज करो, 2-3 जो सबमिट आप गूगल पे सर्च करो, करंट सबमिट कौन सी हुई है, कहाँ हुई है, एंड यू शुड राइट इट कौन सी 2024 में अगर कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट हुई है तो। देन 19 इंडियन एशियन सबमिट फिनोम फेनन कंबोडिया में। तो पहले तो नॉम पेन कंबोडिया में, ये आपको पता होना चाहिए, एंड शर्म अल शेख इजिप्ट में, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इवन सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, जैसे आपको अगर मैजर फॉलोइंग में इस सिर्फ इजिप्ट आ गया तो आपको पता रहेगा, पर इजिप्ट में भी कहाँ हुई है वो भी लिखना आपको, ठीक है, 2024 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। देन कंबोडिया, जैसे अभी रिसेंटली सार्क समिट भी हुई थी। देन 31st अरब लीग समिट अल्जीरिस अल्जीरिया में हुई थी, एंड अरब की है तो अरब का अरब लीग है, अल्जीरिया में है। और 7th ब्रिक्स समिट उफा रूसिया में हुई थी 2015 की। ये थोड़ी एक पुरानी भी पूछ ली, लेकिन अगर आपको 3 रिसेंट समिट पता होती तो ये वाली आप आराम से कर सकते थे। तो ये 7th ब्रिक्स समिट। तो वैसे इस क्वेश्चन को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इससे हम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और 2025 का क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईआर का, नियो रियलिज्म की थ्योरी हम आईआर में पढ़ते हैं। तो जितनी भी आइडियोलॉजी है, नियो रियलिज्म, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, देन आपका डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, दिस ऑल। सो ये सिर्फ आपके पीवाईक्यू से प्रैक्टिस नहीं होंगी, वैसे पीवाईक्यू से भी हर थ्योरी हमने बहुत सारे एक्सप्लेन करके करी है, तो पीवाईक्यू से भी कवर हो सकती है। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक मेरी प्लेलिस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से, आप उसमें भी समझ सकते हो, और खुद भी अपने लेवल पे कोशिश करो कि ये सारी थ्योरीज आपको एक जगह लिखी हुई हो और आप एग्जाम से पहले याद कर सको। सो विच आर द करेक्ट विद रिगार्ड टू न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ए, internationalist anarchy necessarily tends toward tensions, conflict, and possibility of war. Internationalist anarchy necessarily tends toward tensions, conflicts, and possibility of war. तो क्या न्यूरलिज्म वाले ये मानते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अराजकता है, एनार्की है, और इस एनार्की की वजह से, क्योंकि कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन होती रहती है, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और वॉर होने की संभावना बनी रहती है। तो ये क्या सही है? राइट, तो दिस इज द राइट आंसर। एंड अब ए बी ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल एनार्की रिजल्ट्स इन अ सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प। तो क्या सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूरलिज्म वाले देते हैं कि हाँ, क्योंकि अराजकता है, एनार्की है, कोई सरकार नहीं है, तो हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, हमें मतलब हर नेशन को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, सेल्फ हेल्प। तो यस, दिस इज ऑल्सो राइट। अब ये सारे जो हैं ये आपके जो फर्स्ट है स्पेशली, ये रियलिज्म की थ्योरी भी सेम कहती है, क्योंकि न्यूरलिज्म और रियलिज्म एनार्की में तो मानते ही हैं। बल्कि आइडियलिज्म कहता था कि नहीं, आइडियलिज्म तो कहता है कि सब अच्छा अच्छा होता है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, टेंशन नहीं होती, तो वैसा आपको उसका एकदम उल्टा होता है। देन ये आपके पास चॉइस बेस्ड ऑप्शन है, तो कोई 3 ऑप्शन करेक्ट है आपके पास और एक ऑप्शन गलत होगा। सो आपको ये आंसर सोचना है अपने दिमाग में। देखो 2 तो मैंने बता दिया, अब इन दोनों में से आप बताओ, सी और डी में से आपके हिसाब से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो वीडियो पॉज करो और सोचो। तो conflict is encouraged by the fact that states are primarily concerned about maintaining their position relative to other states. तो conflict इसलिए होते हैं, कन्फ्लिक्ट का ये कारण बता रहे हैं कि जो लड़ाइयाँ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्टेट्स होते हैं, मतलब स्टेट राज्य, वो हमेशा अपने बारे में पहले सोचते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली। और दूसरा, एक तो वो अपने बारे में सोचेंगे क्योंकि वो सेल्फ हेल्प की बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये भी कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं स्टेट के कंपैरेटिवली। ऐसे नहीं कि ठीक है मेरे पास आज के टाइम पे अगर मैं इसको क्वांटिटी में मेजर करूं तो समझाने के लिए, तो मेरे पास 100 पावर है फॉर एग्जांपल, और तुम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, और दूसरा स्टेट है उसके पास 102 पावर हो गई, ठीक है, मतलब इसे पावर के जो छक्का छोड़ लो, वेपन्स बना लिए, ठीक है, और इसके पास 100 वेपन्स थे। तो हमेशा अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखने के लिए कि नहीं मैं हमेशा डोमिनेंट था, अभी तक तो दूसरी मेरे पास जो बुरी कंट्री थी, बुरी कह रही हूँ मतलब उनकी जो एनिमी कंट्री थी उसके पास 99 थे, 98 थे, तब तक वो खुश था। लेकिन जैसे उसने 102 कर लिए 98 से, तो इसको कहा कि नहीं अब मेरे को भी बढ़ाना है, तो इसने 105 कर लिए। तो वो हमेशा रिलेटिव पोजिशन देखते हैं, रिलेटिव पोजिशन यानी कि उसके कंपैरेटिवली मेरे पास कितने हैं, और अगर उसके सामने वाले के ज्यादा होगा तो हम और बढ़ा लेंगे ताकि हम अपना पोजीशन को मेंटेन करके रख पाए, हेजेमनी डिक्लेयर कर पाए। सो
इज दिस राइट इन कंसेप्ट ऑफ न्यू रियलिज्म जो केनेथ वॉल्ट्ज बोलते हैं? तो यस, रिलेटिव पावर का कॉन्सेप्ट या रिलेटेड पोजीशन का कॉन्सेप्ट केनेथ वॉल्ट्ज देते हैं। तो दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। द सिक्योरिटी डिलेमा कैन बी कॉल्ड एज बिल्डिंग अप स्टोर्स ऑफ मिलिट्री वेपन्स फॉर ऑफेंसिव पर्पस। क्या मिलिट्री वेपन्स को सिर्फ ऑफेंसिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है? क्या सिक्योरिटी डिलेमा इसी की वजह से होता है कि मिलिट्री वेपन्स ऑफेंसिव पर्पस के लिए यूज होंगे, डिफेंसिव नहीं? तो ये तो सही बात है, पर ये न्यू रियलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये रियलिज्म से रिलेटेड है सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट। सो इसलिए डी गलत, ए बी सी इज द राइट आंसर। ऑल्सो ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए भी इसलिए दे रखा है क्योंकि हम न्यू रियलिज्म में ऑफेंसिव रियलिज्म कहने थॉट्स का ही पढ़ते हैं, राइट? तो उनको किसी को लगेगा अच्छा ऑफेंसिव वर्ड है तो ये पक्का न्यू रियलिज्म में होगा, बट ऐसा नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे अगर रियलिज्म की बात करें तो यहाँ पे डिफेंसिव आना चाहिए था, ना कि ऑफेंसिव। डिफेंसिव रियलिज्म होता है और इसमें जो सिक्योरिटी डिलेमा की जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये कि अगर हम मिलिट्री वेपन्स डेवलप कर रहे हैं तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? सो ये आपका करेक्ट होता, अगर यहाँ पे डिफेंसिव लिखा होता तो सही होता। तो आपके सामने स्टेटमेंट ए, बी और सी की एक्सप्लेनेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैंने स्टेटमेंट समझा दिए हैं। स्टेटमेंट डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफेंसिव पर्पस के लिए ये है, और सिक्योरिटी डिलेमा एक ऐसा डिलेमा है, ऐसा कंफ्यूजन होता है। डिलेमा यानी कि हम जब कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर पाते बेसिकली, तो दैट बिल्ड अप ऑफ अ मिलिट्री कैपेसिटी फॉर डिफेंसिव रीजंस, ठीक है? जब हम अपनी मिलिट्री कैपेसिटी डिफेंसिव पर्पस के लिए बनाते हैं बाय वन स्टेट इज ऑलवेज लाइबल टू बी इंटरप्रेटेड एज एग्रेसिव बाय अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया ने या भारत ने आज मिलिट्री वेपन्स बनाए तो उसलिए क्यों बनाए? ताकि मैं अपने आप को आने वाले टाइम में अगर मेरे पे कोई अटैक करे तो मैं डिफेंड कर सकूं। लेकिन पाकिस्तान को ये लगा कि नहीं, ये इसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं बनाया है, इसने मेरे को अटैक करने के लिए बनाया है। तो ये पाकिस्तान का क्या हो गया? सिक्योरिटी डिलेमा, कि मेरी सिक्योरिटी पे आंच आ सकती है क्योंकि इंडिया अपने वेपन्स डेवलप कर रहा है। बल्कि इंडिया तो अपने डिफेंड के लिए डेवलप कर रहा था कि अगर कोई वार करेगा मेरे पे, नॉट वॉर बल्कि वार, हिंदी वाला वार करेगा, तो मैं उस मतलब अटैक करेगा तो मैं ने तब उसको डिफेंस में यूज करूंगा। लेकिन इसको लगा कि नहीं, मेरे पे अटैक करने के लिए बना रहा है, तो ये होता है सिक्योरिटी डिलेमा। ये हमने पिछले प्रीवियस ईयर में भी किया था 2023। तो आज के पिछले जो 3 लेक्चर्स और हो चुके हैं आईआर के, उसमें हम ऑलरेडी इस पे भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी, तो ये एक बुक का नाम है व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी। वो किसने बोला है, कि मतलब किसकी बुक का नाम है? तो आपको की स्क्रीन पे जो सबसे ज्यादा कलर दिख रहा है ना, ये वही है। मतलब आपको अपनी स्क्रीन पे सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिख रहा है? व्हाइट कलर दिख रहा है ना, तो ये है मार्टिन व्हाइट। व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी? क्योंकि हर जगह मुझे व्हाइट व्हाइट ही दिखता है, इसलिए कोई इंटरनेशनल थ्योरी है ही नहीं। ये हो गई बेकार सी घटिया सी ट्रिक, ठीक है? हो सकता है याद रह भी जाए, हो सकता है ना याद रहे। पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी, ये 1960 में पब्लिश हुई थी, और कहाँ पब्लिश हुई हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसमें उन्होंने बोला, मार्टिन वाइट ने, कि व्हाई देयर इज इंटर वेल स्टैब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। ऐसी कोई एक थ्योरी क्यों नहीं है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझा सके, और आपस में जो कंट्रीज है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, या उस पर कोई ऐसा एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ वर्क होना चाहिए कि जिसमें सब कुछ एक ही जगह लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है? तो उसको वो बोलता है इंटरनेशनल थ्योरी। कौन? मार्टिन वाइट। किस चीज को बोल रहा है? कि एक वेल स्टैब्लिश्ड थ्योरी हो, एक वेल स्टैब्लिश ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ वर्क हो जहाँ पे सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखा हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या बुक या कोई कलेक्शन है नहीं। तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट एज व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल थ्योरी का मतलब उनका सारी थ्योरीज का एक होल बना करके है, ठीक है? ही कंपेयर्स दिस टू द एक्सटेंसिव लिटरेचर। उसने सारे पॉलिटिकल थ्योरी के लिटरेचर पढ़े जो इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और उन सबको कंबाइन करके एक आईआर थ्योरी बनानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग्स ऑन इंटरनेशनल लॉ, मार्टिन वाइट का जो काम है वो इंटरनेशनल लॉ पे भी है, ठीक है? और उसने अपने उसमें 4 मेन कैटेगरीज बताई अपने वर्क में, इस वाले व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी में। तो 4 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर से पूछ सकता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला, एडवोकेट्स ऑफ पीस, जिसको उसने बोला अर्निस्ट, मतलब ऐसे लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, शांति को सपोर्ट करते हैं। कोई शांति मतलब आपकी काम वाली या कोई लड़की का नाम शांति नहीं, ठीक है? मतलब ऐसे लोग जो शांति को सपोर्ट करते हैं उसको मार्टिन वाल ने बोला एर्नेस्ट। एर्नेस्ट ऐसे लोग होंगे जो पीसफुल रिलेशंस को प्रपोज करेंगे, प्रपोज इन द सेंस सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड कंट्रीज के बीच में, कि सारी कंट्रीज आपस में शांति प्रिय होकर रहे। मैकियावेलियंस
दूसरे थे मैकावलियंस। तो दूसरी कैटेगरीज की है मैकावलियंस, जिसमें उन्होंने रीजन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट यानी कि रेजन दे द टाट का कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टडी किया, विच फोकसेस ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट, कि जो लोग हैं, लोग यानी कि मतलब जो स्टेट है, राज्य है, वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचता है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो उसके हित में हो, और अपने हित को ध्यान में रखते हुए फिर वो दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसको हम बोलते हैं मैकियावेलियन। तो दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, मैकियावेलियन, पहली हो गई अर्नेस्ट। देन various works by notable philosophers and historians that touch upon international relation incidentally। थर्ड कैटेगरी ऐसी philosophers की है जो आईआर पे इंसिडेंट वाइज या इवेंट वाइज काम करते हैं। जैसे यूएसए में कोई इवेंट हुआ, ऐसा कोई बड़ा इवेंट हुआ, और इवेंट इन द सेंस ऐसे नहीं सेमिनार कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई और उसकी वजह से जब यूएसए ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बदली, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बदले, तो कुछ फिलोसोफर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, इंसिडेंट के बेसिस पे काम करते हैं, तो वो भी फिलोसोफर्स की वो ऐसी कैटेगरी है। वो उन्होंने उसको तीसरी कैटेगरी में रखा कि ऐसे फिलोसोफर्स जो किसी एक कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम करते हैं। देन इंपॉर्टेंट स्पीचेस एंड राइटिंग बाय स्टेट्समैन। फिर कुछ फोर्थ कैटेगरी भी है उन फिलोसोफर्स की, उन थिंकर्स की जो लिखते हैं स्टेट्समैन पे। ठीक है, जो स्टेट्समैन कौन, यानी कि जो स्टेट का हेड है, राज्य को जो चलाता है, स्पेशली सरकार, उसके ऊपर लिखते हैं। उस सरकार में जो ऑफिशियल्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, उनके ऊपर कुछ स्पीचेस और राइटिंग्स लिखी जाती हैं, और इस पे किससे रिलेटेड होती है वो राइटिंग्स, आईआर से रिलेटेड। हाउएवर कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसमें क्वांटिटी और इंटेलेक्चुअल डेप्थ में कोई स्टडी की गई हो किसी इंटरनेशनल थ्योरी पे। तो ऐसा मार्टिन राइट को लगता था कि ऐसे अभी तक कोई थ्योरी या कोई बुक कलेक्शन या कोई राइटिंग्स नहीं है जहाँ पे सबको कंबाइन करके इक्वल फोकस किया गया हो। एंड अगर मतलब उन्हें नहीं लगता तो वो खुद बना लेते हैं ना भाई, दूसरों को क्रिटिसाइज करने से अच्छा खुद करो। पर उन्हें वो भी नहीं किया, बस उनको अपनी बुक में ये बता दिया कि क्यों इंटरनेशनल थ्योरी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स बना दी और हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन याद करने के लिए डाल दिया। वाइल द बॉर्डर स्टेट सिस्टम हैव बीन ओवरलुक्ड, और जो स्टेट्स का जो सिस्टम है ओवरलुक किया गया है, 16th सेंचुरी से मॉडर्न सेवरेन स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो प्राइमरी फोकस था मार्टिन वाइट का वो 16th सेंचुरी के मॉडर्न सॉवरेन स्टेट पे था। फिर प्रोग्रेस हैव बीन मेड विद इंडिविजुअल स्टेट ओवर द सेंचुरीज, और आईआर हैव नॉट एडवांस इन अ सिमिलर मैनर एज प्रेडिक्टेड बाय थ्योरीज ऑफ प्रोग्रेस। तो आईआर जैसे बढ़ना चाहिए था, बाकी प्रोग्रेस की जो अलग अलग थ्योरीज है, कैसे डेवलपमेंट होता है ये वगैरह, उस तरीके से आईआर का जो शुरुआत थी या जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो डेवलप नहीं हो पाया अकॉर्डिंग टू मार्टिन वाइट। और मार्टिन वाइट ने ये बोला कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस, ये कीवर्ड है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, याद रखना, सर्व्स एज अ सिमिलर रोल फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एज पॉलिटिकल थ्योरी डज फॉर इंडिविजुअल स्टेट। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारा यूनिट 1 वो इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करता है, वैसे ही हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि जहाँ पे वो सारे स्टेट्स, सारे कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स की बात कर सके और एक प्रॉपर एक इंटेलेक्चुअल थ्योरी डेप्थ में दे सके। अब बात करते हैं G20 के बारे में। G20 उस टाइम फेमस चल रहा था, 2023 का ये क्वेश्चन है, और इसमें पहला ऑप्शन था कि जो G20 है उसमें 20 सॉवरेन नेशन है ओनली एज इट मेंबर। तो G20 में कितने मेंबर्स हैं, 20 मेंबर है, ऑब्वियसली 20 मेंबर है, लेकिन इसमें लिखा 20 सॉवरेन नेशन है जो मेंबर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें 19 सॉवरेन नेशंस है और एक ईयू है, तो इन दोनों को मिला के G20 बना है। सो इसलिए हम, क्योंकि ईयू सॉवरेन नेशन थोड़ी है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, ये इसमें 20 लीडिंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, ऑब्वियसली इकोनॉमीज यानी कि ये ईयू को मिला के 19 जो कंट्री है वो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है हमारे देश, पूरे वर्ल्ड की। और G20 जो है एक इनफॉर्मल फोरम है, यस इट इज एन इनफॉर्मल फोरम, जिसमें हम फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं, या जो सेंट्रल बैंक्स के मिनिस्टर्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट हेड है, मतलब हर स्टेट का जो 19 ये स्टेट है और ईयू, इन सब के जो गवर्नमेंट है उसके हेड आते हैं और एक साथ एक डायलॉग फॉर्म में डायलॉग सबमिट करते हैं, इंगेज होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और ये इनफॉर्मल फॉरम है। तो जिसको नहीं पता था आज पता चल गया होगा। देन डी पार्ट है भी सही है, BCD होना चाहिए आंसर। इट रिप्रेजेंट्स सब इमरजेंस ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई है जब से G20 बना है। तो इट रिप्रेजेंट करता है न्यू इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर को। ये आपके 3 ऑप्शन, आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वही सब मैंने बता दिया है। एंड ये मेंबर कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें अपने आइडियाज, पॉलिसीज वगैरह
एक्सचेंज कर सकते हैं, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उस पर बात कर सकते हैं, उस मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 8 जो था वो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बता ही दिया, यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बीजिंग कंसेंसस जो है वो किस बारे में है। जो आपको पता होगा 2004 में एक बुक आई थी, इसमें ये टर्म शुरू किया गया था। तो बीजिंग कंसेंसस किस बारे में है आपको ये बताना है। तो इसका ये आकर आपके सामने 4 ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चाइनीज मॉडल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एक्सप्लेनेशन देखें तो बीजिंग कंसेंसस एक ऐसा टर्म है जो जोशुआ कूपर रैमो ने कॉइन किया था अपनी बुक द बीजिंग कंसेंसस, उनकी बुक का नाम था जो उन्होंने 2004 में लिखी थी। एंड जोशुआ कूपर रैमो ने ये अपना ये जो टर्म है ये दिया था। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं ये, दैट हैव बीन यूज्ड बाय चाइना, जो चाइना इस्तेमाल करता है अपने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो अब आपको समझ आ गया बीजिंग कंसेंसस का मतलब, कि मतलब कुछ ऐसे रूल्स, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे होते हैं, रूल नंबर 1 2 3, है ना, वैसे इसमें इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, फिर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, फिर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, मतलब अलग अलग चीजों से रिलेटेड पॉलिटिकल के भी अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। और कि कैसे हम इन रूल्स का इस्तेमाल करके चाइना जो है, मतलब चाइना यानी हम, मैं बोलूँ मतलब चाइना समझ लेना, ये जो चाइना है वो कैसे अपना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, ग्रोथ ला सकता है। तो इस ये अगर उसको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। कौन? चाइना। इसी को हमने बोला बीजिंग कंसेंसस। देन ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म की बात करें तो चाइना ने अवॉइड किया था बिग बैंग अप्रोच टू इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्रेफरिंग टू इंट्रोड्यूस चेंजेस ग्रेजुअली एंड केयरफुली। तो बीजिंग कंसेंसस में इंक्रीमेंटल रिफॉर्म की भी बात हुए थे, और बिग बैंग अप्रोच को चाइना ने इसमें अवॉइड किया और बोला कि नहीं, हम बिग बैंग अप्रोच लेकर नहीं चलेंगे। बिग बैंग अप्रोच ये कहता है बेसिकली कि हमें एकदम से चेंजेस लेकर आ जाने चाहिए, कि आज जैसे मैं यहाँ पे थी और मेरे को ऐसे मन कर रहा है कि नहीं आज से मेरी लाइफ ऐसी नहीं होगी, एकदम ऐसे होगी, तो मैं धीरे धीरे चेंज करूंगी ना, ग्रेजुअली अपने रोज के रूटीन में थोड़ा थोड़ा लाऊंगी। ऐसे थोड़ी है कि मैं 1 घंटा पढ़ती थी और फिर अचानक से मैंने तय किया कल से मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, तो वो 1 घंटे से 10 घंटे का सफर एक दिन में नहीं होना है। तो ऐसा चाइना ने बोला कि हमें ये नहीं करना, हमें इंक्रीमेंटल रिफॉर्म करना है, कि रोज थोड़ा थोड़ा अपनी इसमें ऐड करते जाना है। तो जैसे हम एग्जाम्पल है, आज मैंने 1 घंटे पढ़ा, कल मैंने 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा पढ़ लिया स्पेशली, फिर धीरे 4 घंटे, और फिर ऐसे करके मैं 10 घंटे में भी पहुंच जाऊंगी। तो वैसे ही चाइना ने भी बोला कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है तो हमें एकदम से बूम नहीं करना है, मतलब बिग बैंग अप्रोच नहीं फॉलो करना है, हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली केयरफुली चीजों को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि पब्लिक को भी ये ना लगे कि एकदम से क्या हो गया, राइट। तो ये भी बीजिंग कंसेंसस का एक पार्ट था। दूसरा मतलब ये आपको मैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बता रही हूँ जो उन्होंने यूज किए, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें थे बीजिंग कंसेंसस पे। तो पहला प्रिंसिपल था इंक्रीमेंटल रिफॉर्म, दूसरा प्रिंसिपल था इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चाइना हैज बीन विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। ऑब्वियसली हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और अलग अलग उसने क्या शुरू किया कि अलग एक्सपेरिमेंटेशन, अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए और अलग अलग के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सी काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही। जो काम नहीं कर रही उसने उसकी गलतियों से सीखा कि क्या गलती हो गई, क्यों नहीं काम करी इस पॉलिसीज से, क्यों हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, और उस गलती से सीख के फिर नया इनोवेशन किया। तो इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज द सेकेंड प्रिंसिपल यूज्ड बाय चाइना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन बीजिंग कंसेंसस। अब ये बहुत ज्यादा भरा हुआ लग रहा है, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे, राइट। तो आ जाते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे बीजिंग कंसेंसस के। सो वो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। चाइना हैज फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज, कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे, हम अपनी कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा आएगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। चौथा उसने प्रिंसिपल बोला स्टेट कैपिटलिज्म। चाइना की एक मिक्स्ड इकोनॉमी है विद स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी। और स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब है कि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, सेंटर में कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट। स्टेट यानी कि कौन, चाइना, राज्य। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो स्टेबल इफ रिप्रेसिव पॉलिटिक्स। तो उन्होंने बात करी स्टेबल पॉलिटिक्स की। अगर इसको हम एक बारी को ना पढ़े तो इसका
इसका दूसरा मतलब नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है स्टेबल पॉलिटिक्स। स्टेबल पॉलिटिक्स के लिए वो कहते हैं कि चाहे हमें स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम रखना है, चाहे उसके लिए हमें अपना रिप्रेसिव मेजर्स भी फॉलो करने पड़े, मतलब हमें लोगों को दबाना पड़े, एक्सप्लॉइट करना पड़े, रिप्रेसिव मेजर्स फॉलो करने पड़े, तो भी हम करेंगे, लेकिन हम अपनी पॉलिटिक्स को स्टेबल रखेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी आया रह गया आके पॉलिटिक्स के खिलाफ आके बोल के चला गया, ऐसा नहीं करना है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे लेकर आ रहे हैं कि रिफॉर्म्स भी हो जाए और स्टेबल भी रहे पॉलिटिक्स, चाहे थोड़ा सा हमें रिप्रेसिव होना पड़े तो चलेगा। तो ये जो टर्म थी वो कॉन्ट्रास्ट में कॉइन की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रिंसिपल्स आपके यहाँ पे खत्म। अब यहाँ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आप एक अंडरलाइन कर लो। तो कितने प्रिंसिपल्स हमने पढ़े? एक स्टेबल वाला पढ़ा, स्टेट कैपिटलिज्म 3, 4 4 पढ़े हमने, एक 5, 1 2 3 4 5, 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े बीजिंग कंसेंसस के, जो आपको याद रखने हैं। और ये अब एक और पॉइंट एक्स्ट्रा कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस था उसकी के कॉन्ट्रास्ट में, उसी के अपोजिशन में बीजिंग कंसेंसस भी आया था। वॉशिंगटन कंसेंसस आपको पता ही है, इसमें हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो किसने प्रमोट किए थे, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस गवर्नमेंट, इन सब के खुद के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है। तो इसी से इंस्पायर होके, इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमने यानी कि चाइना ने बीजिंग कंसेंसस शुरू किया। कौन थे वो? रेमो डिसूजा की तरह आप याद रख लो, रेमो रेमो रेमो। वैसे आरईएमओ रेमो होता है, वैसे आरएएमओ लिख सकते हो। जो अपरिचित मूवी थी उसमें रेमो था ना, तो उससे आप याद कर लो कि वो रेमो जो था अपरिचित हो गया था एंड वो चाइना चला गया बीजिंग कंसेंसस करने। सो इट्स अ ट्रिक जस्ट टू रिमेंबर द नेम। तो चाइना इज फोर्जिंग अ पाथ फॉर अदर नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। रेमो के अकॉर्डिंग जो चाइना है वो दूसरे कंट्रीज को डेवलप होने से सिंपली वो ये कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं इंटरनेशनल ऑर्डर में फिट हो जाऊं, ठीक है, और अपने कंट्री बाकी कंट्रीज जैसे डेवलप कर रही है मैं वैसे डेवलप करूं। तो कैसे वो मैं डेवलप करूं, कैसे मैं इस इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरी कंट्रीज के साथ और एक इंटरनेशनल ऑर्डर स्टैब्लिश कर सकूं, इंडिपेंडेंट हो सकूं, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकूं, वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं, पॉलिटिकल चॉइसेस सही से ले सकूं इन अ वर्ल्ड विद अ सिंगल मैसिवली पावरफुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये इसका एकदम आपका इसका कोट है रामो का। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट हाँ ये याद रखो कि वॉशिंगटन कंसेंसस के अगेंस्ट में यूज हुआ था और रामो ने ये वर्ड दिया था, सिंपल। Who among the following holds the view that globalization is transformationalism? Obviously एक ही इनमें से ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है, वो है डेविड हेल्ड। ठीक है, डेविड हेड की जो थ्योरी है वो ग्लोबलाइजेशन की इज ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज होता है छोटे लेवल पे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बड़े लेवल पे, ट्रांसफॉर्म करना किसी चीज को, राइट। तो डेविड हल्ट ने ये थ्योरी दी थी एंड ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म की, एंड उसमें उसने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको इन थिंकर को याद रखना है। ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीफेसेड प्रोसेस है। अगैन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट PYQ, एंड अगैन देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि फिर से स्टेटमेंट आ सकता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मल्टीफेसेड का मतलब है मल्टी डायमेंशनल है ग्लोबलाइजेशन, या दैट इज वो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए क्या है ये मल्टीफेसेड है, पॉजिटिव भी है ग्लोबलाइजेशन और नेगेटिव भी है। अब इसमें हम क्या पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं? तो 4 पॉइंट्स हमें सिर्फ याद रखने हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के डेविड हिल ने दिए थे। पहला कंप्रेशन ऑफ स्पेस, दूसरा चैलेंज टू टेरिटोरियल पावर। तो कंप्रेशन ऑफ स्पेस क्या कहता है कि ग्लोबलाइजेशन डिमिनिशेस द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल डिस्टेंस बाय एनेबलिंग फास्टर एंड मोर एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो सिंपल सी बात है, जब से ग्लोबलाइजेशन आ गया हमारी जो दूरी है, हम जो एक दूसरे से दूर दूर रह रहे थे, एक दूसरे से यानी कि पूरे दूसरे वर्ल्ड से, वो दूरी जो है वो कंप्रेस होता है ना कि कंप्रेस करो इमेज को, मतलब कम, ठीक है, तो वो दूरी कम हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए बहुत फास्ट रेट पे हमें मिल जाती है, फास्टली भी मिल जाती है, एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कुछ लेना था तो बहुत टाइम लगता था, अब वो फास्ट एक्सचेंज हो गया, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बाकी आप ऑनलाइन किसी से भी दूर से बात कर सकते हो वगैरह वगैरह। सेकंड हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हुआ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से? चैलेंज टू टेरिटोरियल पावर। अब हमने ये बताया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका। अब डेविड हेल्ड ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव
चीज भी बता रहा है, क्योंकि उसने बोला ना मल्टी फेसेट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव में उन्होंने बोला कि पहले तो स्टेट जो था, राज्य तो जहाँ उसका संप्रभुता थी, उसके पास सॉवरेनिटी थी, खुद के डिसीजन मेकिंग की पावर थी। और लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है ना, तब से नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ठीक है, एनजीओस वगैरह, एमएनसीज, ये सब, इन सब की जो इन्फ्लुएंस है, इन सब का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये भी ग्लोबल इश्यूज और मुद्दों में घुसने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ग्लोबल इश्यूज और जो है और जो स्टेट एक्टर्स है वो हमारी स्टेट की सॉवरेनिटी पे भारी पड़ रहे हैं। थर्ड, इमरजेंस ऑफ न्यू स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट के उसमें स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुई हैं। स्पेशली अगर हम बात करें ग्लोबल सिटीज, ट्रांसनेशनल रीजन्स, इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक जोन्स, और जो फिर आगे चल के क्या बने हैं, सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं ये सारे ग्लोबल सिटीज, ये सब। तो यहाँ से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इनोवेशन हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो हम नए कॉन्टेक्स्ट में, नए स्पेस में जाके, स्पेस यानी कि वो नहीं कि जो ब्रह्मांड में ऊपर आप जब अर्थ के बाहर चले जाओगे तो वो वाला स्पेस नहीं, स्पेस इन द सेंस आपका टाइम एंड स्पेस वाला स्पेस, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, प्लेस, ठीक है, वो। एंड देन फोर्थ आपका प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटीग्रेशन भी हुआ है, लोग एक साथ आए हैं, कॉपरेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन भी हुआ है। फ्रेगमेंटेशन किसका? मार्केट्स के साथ, इकोनॉमीज के साथ, सोसाइटीज के साथ, जो हम आपस में जितना ज्यादा ग्लोबली इंटरकनेक्ट तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंट भी हो गया। फ्रेगमेंटेशन मतलब था डिवीजन। हम डिवीजन इन द सेंस डिस्पैरिटीज हो रही है, लोगों के क्या हो गए, इनइक्वालिटी आ गई है, और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों ही हो रहा है। तो पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। डिस्पैरिटी इन द सेंस कि पहले हम अगर इंडियन हैंडलूम्स की बात करें, ठीक है, तो हमको बढ़ावा मिल रहा था इंडिया में, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट थे, अब ये सारी चीजें मशीन से बनने लग गई, बाहर से आने लग गई, तो यहाँ के जो वर्कर्स थे इनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। सो ये हो गया एक फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल, कि वो रिच जो है और रिच बनते जा रहा है, पुअर और पुअर बनता जा रहा है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज। तो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स और फोर ट्रांसफॉर्मेशंस अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्थ। तो डेविड हेल्थ को आपको ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट और ग्लोबलाइजेशन कीवर्ड से याद रखना है। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जून 2023 शिफ्ट 1, जो आईआर से आया था, मतलब जून 2023 का जो आईआर से आखिरी क्वेश्चन आया था, वो ये कि 3 प्रकार की टाइपोलॉजीज की बात की जाती है जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की थ्योरीज पढ़ते हैं। और ये जो 3 टाइपोलॉजी है वो डेविड हिल्ड और मैक्ग्रू ने मिलकर दी थी साथ में। तो ये हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिस्ट, कल्चरलिस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, इनमें से 3 है, 3 पार्ट दिया ना, तो 3 में से इसमें बताने कौन सा नहीं है। और वैसे आपको 3 ऑप्शन है हर ऑप्शन में, तो आप देख सकते हो, आंसर सोच सकते हो, एंड यू कैन अगेन रिज्यूम द वीडियो। ऑब्वियसली अभी हम डेविड हेल्ड का ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पढ़ के हटे हैं, तो ये तो पक्का हो गई, तो डी तो आपका इसमें आ रहा है। देन स्केप्टिक है होगा और हाइपर ग्लोबलिस्ट होगा, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा, तो डेविड हेल्ड 3 तरीके का बताते हैं। एक स्केप्टिक कौन होते हैं, जो हर चीज पे शक करते रहते हैं, ठीक है, पेसिमिस्टिक लोग। सो ये ए, बी और डी इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। हाइपर ग्लोबलिस्ट कौन होते हैं, जो मतलब हद से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और स्केप्टिक जो हद से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो मतलब बोलते हैं कि पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। तो अगर हमें हाइपर ग्लोबलिज्म से रिलेटेड कोई अगर वर्ड याद रखना हो तो वो होगा हमारा बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मतलब कीवर्ड अगर आपको ये कीवर्ड आए तो समझ जाना हाइपर ग्लोबलिस्ट के लिए यूज हुआ है, जो मतलब हद से ज्यादा कह रहे हैं कि ये तो इनएविटेबल है भाई, ग्लोबलाइजेशन को तो खत्म, मतलब इनएविटेबल हो गया इन द सेंस कि ग्लोबलाइजेशन को रोका नहीं जा सकता, ये हमारे जिंदगी का डेली जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो इनएविटेबल का मतलब वो होता है। और फास्ट पेस इंफॉर्मेशन है 20th सेंचुरी में, ये बहुत इनोवेशन दे रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो तारीफ कर रहे हैं कि एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन चुका है, अब हमारे बीच में कोई बॉर्डर नहीं रहे, सब एक साथ हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन स्केप्टिक्स कौन है, जो ऐसे लोग जिनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन आइदर डज नॉट एग्जिस्ट, या तो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिल्कुल भी एट ऑल, एंड और इज नॉट व्हाट हाइपर ग्लोबलिस्ट एंड अदर ग्लोबलिस्ट थिंक इट इज। या फिर वो तो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी वो नहीं है जो हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड है जब से ये आया है, मतलब इनएविटेबल हो गया है, बिना ग्लोबलाइजेशन के हम रह ही नहीं सकते। तो ये सारे पॉइंट्स भी गलत हैं अकॉर्डिंग टू स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब वही शक कर रहे हैं कि यार है भी कि नहीं है, क्या है, नेगेटिव ही बोल रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट तीसरा तरीका है, जो
ये जो क्लेम्स है ग्लोबलाइजेशन के एम्ब्रेस करने के, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। दोस बिटवीन दोस मतलब ये दो है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, मैंने बताया ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, मतलब ये दो लोगों के बीच क्या है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, मतलब ऐसे लोग या तो जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत पॉजिटिवली भी देखते हैं, एम्ब्रेस भी करते हैं, और दूसरे जो ग्लोबलाइजेशन के क्लेम्स को रिजेक्ट भी करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी बहस होती रहती है कि अच्छा है बुरा है न्यूट्रल है, बीच में जो चलता रहता है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, जो हमने जिस जैसे कि हमारे डेविड हेल्थ जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया, राइट। अब आ जाते 2023 जून शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे कि हैंस जे मॉर्गनथॉर्प को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से किसने देखा था। अगेन अ वेरी रिपीटेड पीवाईक्यू, बहुत बारी हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आपको भी पता है कि जो 6 प्रिंसिपल थे रियलिज्म के, उसको फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से फिर से 6 प्रिंसिपल्स एन जे टिकनर ने दिए थे। सो एन टिकनर की जो फेमस बुक है आप सबको पता ही होगी, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड उसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिए थे। हैंस जे मॉर्गनथॉर्प के ही प्रिंसिपल्स को उन्होंने मॉडिफाई किया और उन्होंने उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से दिया। तो 6 प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं जल्दी फटाफट, और मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, ग्लोबल पॉलिटिक्स वाली प्लेलिस्ट में भी हमने ये कवर किए थे। देन डायनामिक ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन नेचर इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ। तो ह्यूमन नेचर जैसे हैंस जे मॉर्गन तो सिर्फ मैस्कुलिन नेचर की बात करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ह्यूमन नेचर मैस्कुलिन भी होता है फेमिनिन भी होता है। तो डायनामिक ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी इज कल्चरली डिफाइंड एंड इज एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी, सो ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज पार्शियल। अगर हम ऑब्जेक्टिविटी को सिर्फ मैस्कुलिनिटी से डिफाइन करेंगे, उसके साथ ही रिलेट करके पढ़ेंगे, तो हमेशा वो हम पार्शियल रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी हमेशा आधी रहेगी। जब तक हम उसमें फेमिनिन पर्सपेक्टिव इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो पूर्ण साबित नहीं होगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव उनका था कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है, मतलब जो पावर है चेंज होती रहती है इन टर्म्स ऑफ पावर, एंड इट इज मोर डायनामिक, एंड नेशनल इंटरेस्ट मल्टी डायमेंशनल होता है, सो इट कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डिफाइंड ओन बाय वन सेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें सिर्फ एक सेट ऑफ इंटरेस्ट या सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में, जैसे अगर मान लो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही हम सोच रहे हैं हर बार नेशनल इंटरेस्ट को, तो वो गलत होगा। हमें नेशनल इंटरेस्ट को पॉलिटिकल, फिजिकल, मेंटल, इवन साइकोलॉजिकल भी इस तरीके से भी सोचना चाहिए, और अगर हमें पावर की टर्म्स में ही सिर्फ डिफाइन नहीं करना चाहिए, जैसे कि हैंस जे मॉर्गन तो सिर्फ जो नेशनल इंटरेस्ट को इन टर्म्स ऑफ पावर डिफाइन करते थे कि अगर हाँ पावर के लिए ही हमारा यानी कि जो नेशन का नेशनल इंटरेस्ट होता है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हमें पावर की तरफ से नहीं कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना नेशनल इंटरेस्ट को, हमें इसको डायनेमिक होके सोचना है और मल्टी डायमेंशनल। तो 2 कीवर्ड ऐड किए टिकनर ने, dynamic and dimensional. So she also gave the third principle, that is power cannot be defined universally. पावर को हम यूनिवर्सली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इसको रियलिस्ट लेंस से देखें, was domination and control। अगर हम पावर का, आपका अगर मैं बोलूँ कि पावर का मतलब क्या है, तो आप पावर का सबसे पहला मतलब ये सोचोगे कि किसी को डोमिनेट करना, किसी पर कंट्रोल आजमाना, कंट्रोल कर लेना किसी को, वो पावर है। तो उसने बोला कि नहीं, पावर ये नहीं होता, पावर को सिर्फ यूनिवर्सली ये बोल के डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ पावर का मतलब हर जगह डोमिनेशन और कंट्रोल ही होता है। कभी कभी आपको जो कलेक्टिव एम्पावरमेंट है वो भी जरूरी होती है पावर के टर्म्स में, और ये हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। तो वो कलेक्टिव एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रही हैं और बोल रहे हैं कि इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है इसको इग्नोर कर दिया जाता है बहुत बार, और पावर को सिर्फ डोमिनेशन और कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, बल्कि पावर का एक पॉजिटिव साइड भी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन द फोर्थ प्रिंसिपल जो मॉर्गनथॉर्प के प्रिंसिपल को उन्होंने डिफाइन करके दिया, ये कि मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जितने भी पॉलिटिकल एक्शंस है हैव मोरल सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट। जितने भी पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं उनके पीछे, उसके पीछे कोई ना कोई मोरल चीज होती ही है, मतलब मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है। जब भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई भी एक्शंस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम नैतिकता को पहले सोचते हैं, तभी वो पॉलिटिकल एक्शन लेते हैं, ऐसा टिकनर का मानना था। फिफ्थ प्रिंसिपल ये कहता है टू डिस्कवर मोरल कॉमनैलिटीज इन ह्यूमन। तो हमें ह्यूमन में मोरल कॉमनैलिटीज को देखना चाहिए कि क्या जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें क्या कॉमन है। ठीक है, कॉमन इन द सेंस कि क्या
मोरल्स ऐसे हैं, क्या नैतिकता ऐसी है जो मोरल है, तो उसको डिस्कवर करना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल टिकनर का कहता है रिजेक्ट ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स इन आईआर। तो आईआर में सिर्फ आप सिर्फ पॉलिटिक्स 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 की बात करते रहते हो और उसी की सिर्फ ऑटोनॉमी को आप फेवर करते हो कि हाँ सिर्फ पॉलिटिक्स ही है जो ऑटोनॉमस है, जो खुद के बलबूते पर डिसीजन ले सकता है, सॉवरेन है, पर ऐसा नहीं है। तो ये टिकनर ने रिजेक्ट किया और बोला कि ये बहुत नैरो डिफिनेशन दी है आपने आईआर की ऑटोनॉमी में, जो मतलब जो आईआर में ऑटोनॉमी है पॉलिटिक्स की, ये बहुत नैरोली डिफाइन किया गया है। ऑटोनॉमस पॉलिटिकल रिलीम डिफाइंस अ पॉलिटिकल इन अ वे दैट एक्सक्लूड द कंसर्न एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। इसमें आपने वुमेन का जो कंसर्न्स है, वुमेन के जो मुद्दे हैं, वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर किया है। तो आपको ऑटोनॉमस सिर्फ पॉलिटिकल रिलीम में आपको वुमेन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो दैट्स हाउ शी रिजेक्टेड autonomy of politics in IR. So these are the six principles and to know them in detail, अभी मैंने सिर्फ पढ़ दिया, समझा, हल्का हल्का समझा दिया, पर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो आईआर की बुक है वो बुक मैंने पढ़ा रखी है, तो आपको इजी रहेगा पूरा आईआर समझना। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे प्लस प्लेलिस्ट हो जाएगा, तो आपका आईआर बहुत हद तक 90% कंप्लीट हो जाएगा। पीस कीपिंग ऑपरेशंस की बात करें, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो शिफ्ट 1 में भी ये आया था, शिफ्ट 2 में भी आया है। शिफ्ट 1 में तो कुछ नए दूसरे ऑपरेशंस आए थे, जैसे हमने पढ़ा ऑपरेशन कंफर्ट, ऑपरेशन आपका टर्कोइज, और ऑपरेशन में जो सोमालिया में हुआ था ऑपरेशन होप। ठीक है, तो ये वाला आपको ये सब याद रखना है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे भी हम याद कर सकते हैं, एक दरफर का, एक साउथ सुडान का है, एक यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन है, और ये सारे यूएन के ही हैं, एक यूगोस्लाविया में है। सो इसका हम एक एक करके हमने ये इसको ट्रिक से याद भी किया था एज फार एज आई रिमेम्बर, और मैंने आपको उस टाइम याद कराया था किसी न किसी वीडियो में, जहाँ तक मुझे याद है। सो एक बार आज फिर से इसको याद करेंगे। तो हमने सबसे पहले DCAP, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर सोच लिया होगा। तो ये है यूएन प्रोफोर। प्रोफोर ये का है, ये फॉर्मर यूगोस्लाविया में ये पीस कीपिंग ऑपरेशन यूएन के द्वारा चलाया गया था। अमीर कौन था? अमीर रवांडा के लोग अमीर हो गए थे। अमित कौन थे? अमित यूएन अमित दरफर का पीस कीपिंग ऑपरेशन है। और मिस साउथ सुडान, ये भी आपको एक ट्रिक याद कराई थी कि मिस साउथ सुडान कौन बनी? यूएन मिस वाला आपका पीस कीपिंग। या आप किसको मिस कर रहे हो? साउथ सुडान में आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसको आप मिस कर रहे हो, या आपकी फैमिली है, नॉट फॉर दैट मैटर। तो और दरफुर रीजन जो है वहाँ पे अमीर थे। ठीक है, तो दरफुर में सबकी आईडी चेक हो रही थी। दरफुर मेरे को हमेशा डैंड्रफ जैसे साउंड करता है, आई डोंट नो व्हाई। सो ठीक है, जोक्स अपार्ट, रवांडा के लोग अमीर हो गए हैं सारे हमारे, और युगोस्लाविया में जो युगो युगो तक प्रो लोग जिंदा रहेंगे, ऐसे युगो युगो तक प्रो लोग जिंदा रहेंगे। सो ये आपका कुछ ट्रिक हो गई एंड यू कैन रिमेम्बर दिस। एंड ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, तो ऑब्वियसली सबसे पहले युगोस्लाविया, क्योंकि युगो युगो तक बहुत पुराना वर्ड है, तो ये सबसे पुराना ये। फिर रवांडा अमीर हो गए। फिर इसके बाद प्रेजेंट 2007 से लेकर अभी तक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक यानी कि 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सो एंड यूएन मिस यहाँ आपका साउथ सुडान में ऑपरेशन है 2011 से प्रेजेंट। अब आपका ये होमवर्क है, आपको इनका फुल फॉर्म खुद से पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ मैं आपको प्लेटर में सब नहीं कर सकती। एंड आपको इस क्वेश्चन के बाद सीधा गूगल पे जाना है, इसको सर्च करना है एंड देन कम बैक टू द वीडियो एंड कंटिन्यू। देन नेक्स्ट आपका है जस्टिफिकेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाइज इन। तो अगर किस बात, अगर आप कोई कंट्री है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करती है तो किस बेसिस पे कर सकती है? कि आपकी कंट्री में मान लो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, आपके लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, और दूसरी कंट्री आपका या यूएन फॉर दैट मैटर इंटरफेयर कर रही है, तो उसके पीछे कब वो इंटरफेयर कर सकती है, क्या जस्टिफिकेशन है? क्या ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि आप एक कंट्री दूसरी कंट्री पे निर्भर है इसलिए आप इंटरफेयर कर सकते हो क्या? सिर्फ इंटरडिपेंडेंस है? क्या आपका नेशनल इंटरेस्ट अगर लाई करता है उस कंट्री में, तब क्या इंटरफेरेंस कर सकते हो? क्या मोरल प्लुरलिज्म के माध्यम से, जब मोरल प्लुरलिटी है तो क्या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करना जस्टिफाइड है? या रीजनल स्टेबिलिटी के लिए आप ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर सकते हो? तो कोई दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, आप आंसर सोच सकते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए और डी। रीजनल स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन करना है प्लस ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस बोल के भी आप जस्टिफाई कर सकते हो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। और रीजनल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, एकदम से अनस्टेबिलिटी आ गई है, वॉर चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो उस टाइम पे रीजनल
स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब की ऑपरेशंस पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कोसोवो वाला, कोसोवो था ना। तो कोसोवो में क्या थी, रीजनल इंस्टेबिलिटी थी। फिर वहां पे क्या हुआ, यूएन के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश कर दिया गया उस रीजन में। ठीक है, पूरे के पूरे सर्बिया में तो थोड़ी स्टैब्लिश किया गया था, सर्बिया का एक पार्ट है कोसोवो, कोसोवो में स्टैब्लिश किया गया था। तो रीजनल स्टेबिलिटी बोलेंगे, ना कि नेशनल। ठीक है, तो कभी कभी एक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो ए और डी राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है, जैसे हमने जब अभी थोड़ी देर पहले जितने भी ऑपरेशंस पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, मिलिट्री इंटरवेंशन हो रहा था ना। अलग अलग कंट्रीज की मिलिट्री वहां पे आती थी उनकी हेल्प करने के लिए, तो उसी को हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बोलते हैं। सो आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, यहाँ पे भी आपके एक्सप्लेनेशन में भी है कि मिलिट्री इंटरवेंशन है जिस और इस कैरिड आउट इन परसेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब हो जाते हैं, जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फुल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, रादर देन ह्यूमैनिटेरियन जब क्राइसिस होते हैं तब मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाता है, उसे हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपकी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ लोगों को ये इंटरवेंशन अच्छा भी नहीं लगता है, मिसगाइडेड है, मोरली कंफ्यूज है, सेंसिबिलिटीज नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन कभी कभी ये इंटरवेंशन जरूरी भी हो जाता है, अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो पहले अगर हम 2 पॉइंट्स देखें तो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो क्योंकि वर्ल्ड जो है आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट हो चुके हैं आज के टाइम पे। ऑब्वियसली अभी हम डेविड हिल का सारा पढ़ के आए, वही सब लिखा हुआ है। तो कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती। ठीक है, उसको हमेशा दूसरे की कंट्रीज की सहायता पड़ती है अपने बेनिफिट के लिए, और इट मेक सेंस ऑल्सो। देन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के ग्राउंड्स पे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग अ रिफ्यूजी क्राइसिस। अब आपको या बताओ कमेंट में कि रिफ्यूजी क्राइसिस हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ हुआ था रिफ्यूजी क्राइसिस, जो हमने ऑपरेशन कंफर्ट चलाया था, किसके लिए हुआ था, एंड कैसे नाम था का हिंट बता दिया। स्टॉपिंग अ रिफ्यूजी क्राइसिस कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स इन अदर कंट्रीज एंड बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन। अगर हम क्या होगा, देखो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट की भी बात है। अगर उस रिफ्यूजी क्राइसिस में यूएसए, फ्रांस जैसी कंट्रीज इंटरफेयर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सेल्फ इंटरेस्ट लाई करता है कि अगर यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस खत्म हो गए तो हमारे लिए ही अच्छा है, अगर रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ते चले गए तो हमारे लिए ही बेकार होगा, क्योंकि उसके उसका बोलते हैं ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो एक एक इकोनॉमी का इफेक्ट सब पे पड़ता है। जैसे कोविड आया था चाइना में, लेकिन फिर धीरे धीरे हर जगह आ गया, राइट, वो तो चलो भाई बायोलॉजिकल हो गया, बट फिर भी किसी की आज के टाइम में यूएस की अर्थव्यवस्था गिर जाए या कुछ हो जाए तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान और फायदा दोनों ही है एक तरीके से देखा जाए। देन रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ पे मास लेवल पे किलिंग्स हो रही हैं, जिनोसाइड वगैरह हो रहा है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए इंटरवेंशन किया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट और मोरल प्लूरलिज्म, ये 2 ऑप्शन थे गलत। क्यों गलत थे अब वो समझ लेते हैं, सही क्यों था वो तो समझ आ गया। रियलिस्ट ये बोलते हैं कि कंट्रीज ओनली केयर अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स, हर कंट्री अपने बेनिफिट के बारे में पहले सोचती है, एंड सो व्हेन दे यूज देयर यूजिंग मिलिट्री फोर्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन दे आर प्रोबेबली लाइंग फॉर पॉलिटिकल रीजन। और अगर कोई कंट्री पागल तो है नहीं कि एकदम से अगर अच्छा आपके नेशनल इंटरेस्ट वगैरह, यूएस ने अपनी आर्मी भेज दी, नाटो ने भेज दी, सारी मिलिट्री फोर्सेस क्यों भेजेंगे, जब तक उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्यों भेजेंगे, वो पहले हमेशा अपने बारे में सोचेंगे ना। और ये रियलिस्ट चीज भी है, रियलिस्ट भी, रियलिज्म भी यही इसको फॉलो करता है। रियलिस्ट का मतलब बहुत प्रैक्टिकल लोग, उनको पता है कि क्यों क्या हेल्प भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनका मोटिव होता है। ठीक है, इफ एन इंटरवेंशन वर जेन्युइनली ह्यूमैनिटेरियन, अगर कोई भी आप इंटरवेंशन बताए ना, इंटरफेयर करते हो आप किसी की दूसरी कंट्री में, अगर आप जेन्युइनली ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब आप सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, तो स्टेट जो है ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चंस में इंगेज होती है। would be putting its own citizens at risk to state strangers। क्या कोई भी स्टेट अपने खुद के नागरिकों को क्या बोलते हैं थ्रेट करेगी अब एक स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए, जो उस कंट्री के है भी नहीं, जो सिटीजन्स भी नहीं है, क्या उसको बचाने के लिए कोई कंट्री इन्वॉल्व होगी? कोई कंट्री इन द सेंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कंट्री मिलिट्री इंटरवेंशन करती है, जैसे हमने यूएसए, नाटो वगैरह पढ़ा, यूके, फ्रांस। ठीक है, तो ये कंट्रीज कब इन्वॉल्व होंगी? सिर्फ इसलिए क्यों, जब तक उनके सिटीजन्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं है उन कंट्रीज में, तब तक वो कोई पागल थोड़ी है कि बस दूसरी कंट्री के स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए वो आ जाएंगे। नहीं, तो वो उनके खुद का सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, वायलेटिंग इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, जिनकी जिसकी वजह से उनका खुद का नेशनल इंटरेस्ट खाम हो रहा होता है, इसलिए वो उस कंट्री की हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लो इंडिया में
बहुत सारे अमेरिकन रह रहे हैं इंडिया में, कल को बम्बार्डमेंट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे जो अमेरिकन रह रहे हैं उन पे भी खतरा है, तो तब यूएसए इंटरफेयर करेगा, क्योंकि क्यों इंडिया के सिटीजन के लिए वो इंटरफेयर करेगा, वो अपने लोगों को बचाने के लिए करेगा ना। तो ये सिंपल सी बात बोली गई है, और वो भी वो रीजनल स्टेबिलिटी की करेगा। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व, आप ये नहीं बोल सकते कि जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, ऑल दो ये सच बात है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है जब वो हेल्प करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि हम जस्टिफिकेशन क्या दे इसको। आप जब भी किसी के काम में दखल अंदाजी करोगे तो आप जस्टिफाई करोगे ना, मैंने क्यों किया। तो आप ये बोल के तो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई मेरा नेशनल इंटरेस्ट था इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप तो हमेशा यही बोलोगे कि नहीं मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ग्लोबल हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, यही सब बड़ी बड़ी बातें करोगे, राइट। वैसे मोरल प्लूरलिज्म भी है। तो अगर हम मोरल प्लूरलिज्म की बात करें तो कभी भी जब भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होता है किसी भी कंट्री के द्वारा, मिलिट्री इंटरवेंशन है कैसा भी, तो कहीं ना कहीं उनका एक बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर हम इनकी हेल्प करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो कल्चरल इंपीरियलिज्म का एक तरीका है। कल्चरल इंपीरियलिज्म आपको पता होगा कि अपना कल्चर हम पे थोप रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं चला और उसने हमारी हेल्प भी कर दी, और उनका कल्चर भी हम आज के टाइम पे अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, कल्चरल इंपीरियलिज्म का पार्ट है। ठीक है, कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से चीजें बिठाई गई, इस तरीके से इंटरवेंशन किया गया भैया, तो हमने वो वैसा अपना लिया। मोरल प्लूरलिज्म क्या है, मोरल प्लूरलिज्म उसी का एक पार्ट है। मोरल मोरल प्लूरलिज्म मतलब कि हर कंट्री, हर गवर्नमेंट का कल्चर अलग होता है, उसके रिलीजियन अलग होता है, उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो अलग होता है, और अलग अलग मतलब हर गवर्नमेंट में डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, एंड सबका बिहेवियर, इसलिए हर गवर्नमेंट का बिहेवियर अलग होता है। और इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी एक का पर्टिकुलर यूनिवर्सल गाइडलाइन बना सको। ठीक है, तो कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं हो सकती मोरल, इसलिए मोरल प्लूरलिज्म होता है। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म नहीं होता। जिससे क्या होता है कि यूनिवर्सल गाइडलाइंस इसलिए नहीं हो सकती वो क्योंकि हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, हर किसी का हिस्टोरिकल कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है। इससे बहुत टफ हो जाता है डिसाइड करना कि हमें किस सिचुएशन में इंटरफेयर करना है और किस सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं करना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस्लामिक कंट्री है और इंडिया उसकी मदद नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज उसका रिलीजियस डिफरेंसेस चल रहे हैं उसके साथ। तो मोरल प्लूरलिज्म भी जो है एक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का। सो आई होप आपको समझ आया होगा। मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। एक तरफ थिंकर हैं, आप सबने इन थिंकर का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, रॉबर्ट कॉक्स, रॉबर्ट केहान, अलेक्जेंडर वेंट एंड रॉब वोकर। ठीक है, सो लेट्स सी इन कौन से थिंकर का क्या कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, नहीं देख सोचा है तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आप अभी भी देख के स्क्रीनशॉट लेके सोच सकते हो। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, रॉबर्ट कॉक्स का आपका जो बुक का ही नाम है, ये वर्ल्ड ऑर्डर वाली जो उनकी बुक है उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था, इंटरैक्शन बिटवीन सोशल फोर्सेस, फॉर्म ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, कि कैसे स्टेट वर्ल्ड लेवल पे और जो सोशल फोर्सेस होती है वो कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है, कैसा रिलेशनशिप बनाए रखती है और कैसे वो काम करती हैं। रॉबर्ट कॉक्स अपनी थ्योरी में बोलते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक रिलेशनशिप होता है इन तीनों के बीच में। मतलब किन तीनों के बीच में, तीन एलिमेंट्स क्या है रॉबर्ट कॉक्स के, सोशल फोर्सेस, फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ये कैसे आपस में तीनों इंटरेक्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है, चेंजेस होते रहते हैं सोशल फोर्सेस में, स्टेट में, वर्ल्ड ऑर्डर में, तो कैसे ये चलता है और पूरा सिनेरियो ये रॉबर्ट कॉक्स बताते हैं अपनी बुक वर्ल्ड स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर में। देन द टर्म सोशल फोर्सेस इज शॉर्ट हैंड फॉर द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। सोशल फोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है, सोशल फोर्सेस का मतलब है कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हमने सोशल फोर्सेस को दिया गया है। शॉर्ट हैंड है, मतलब सॉरी, शॉर्ट हैंड फॉर द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। देन द फॉर्म्स ऑफ स्टेट की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ स्टेट इज लाइक पॉइंट टू द वे इन विच स्टेट्स चेंजेस इन द इंटरप्ले विद द सोशल फोर्सेस ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। फॉर्म्स ऑफ स्टेट का मतलब है कि कैसे कैसे इनके जो रिश्ते हैं सोशल फोर्सेस से कैसे कैसे चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, क्या क्या तरीके होते हैं, तो वो फॉर्म्स ऑफ स्टेट में आ जाएगा, मतलब वेज। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड है वेज। और वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि जो करंट सिनेरियो में सिचुएशन चल रही है, करंट आईआर में जो जैसा स्टेटस चल रहा है, करंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिलेशन है हमारे आईआर में मेजर स्टेट्स के आपस में, कौन सी स्टेट अच्छी बन रही है, कौन सी बुरी बन रही है, किसके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो वर्ल्ड ऑर्डर भी इम्पैक्ट डालता है स्टेट और सोशल फोर्सेस के बीच में।
ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का क्या स्टेटस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कोई नया आया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये रॉबर्ट कॉक्स का कॉन्सेप्ट था। रॉबर्ट केहॉन जो बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिजीम्स का क्या इम्पैक्ट होता है कॉपरेशन पे, तो कॉपरेशन वाला कीवर्ड रॉबर्ट कीहोन से याद रखना, की हो है न। ठीक है, वैसे कीहोन है मतलब ऐसे आप थोड़ा सा बना के याद कर सकते हो कि जो सारी हैन है कीहोन हैन, ठीक है, सारी मुर्गियां कॉपरेशन कर रही हैं आपस में। तो केहॉन का मेन पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन डज नॉट स्लोली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर, हेजेमनिक पावर। तो स्लोली क्या होता है, ओनली। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन सिर्फ हेजेमनिक पावर के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता कि हाँ कौन सी इस टाइम पे हेजेमनी है, कौन कौन सी कंट्री की, तो उस पर हमारा कॉपरेशन डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होता। कॉपरेशन डिपेंड करता है इंटरनेशनल रिजीम्स जो चेंज होती रहती है। इंस्टेड हमें फोकस करना चाहिए, रॉबर्ट केहॉन कहते हैं कि व्हेन कंट्रीज हैव शेयर्ड गोल्स एंड इंटरेस्ट, दो कंट्रीज है, उन दोनों का गोल सेम है, थिंकिंग सेम है, इंटरेस्ट सेम है, दोनों वेलफेयर के लिए काम कर रही है, दोनों अच्छे रिलेशन बनाए रखना चाहती है, मतलब दोनों ही सॉफ्ट पावर है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हो। तो दे कैन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल रिजीम्स और एग्रीमेंट्स, तो वो आपस में इंटरनेशनल रिजीम्स और एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो इंटर बड़े बड़े लेवल पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं। इंडिया के साथ, इंडिया का यूएसए के साथ, इंडिया का यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट, या कोई ट्रीटी साइन होती है, या ईयू भी खुद में इंटरनेशनल रिजीम ही है ना, आशियान। तो ये सारे जो क्यों क्यों बनती हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, आशियान, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सेम गोल और सेम इंटरेस्ट होता है। जब सेम गोल और सेम इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली कॉपरेशन होगा। तो इसमें हेजेमनिक पावर का तो लेना देना है नहीं। तो ये आपका हो गया रॉबर्ट केहॉन का मतलब थ्योरी जो वो बताते हैं। और फिर वो आगे ये भी बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एक बार ये सेटअप हो जाए, कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी एग्रीमेंट्स और रिजीम्स बनी है, आशियान, सार्क, ईयू, व्हाटएवर जितने भी हैं अभी तक, तो ये एक बार जब ये बन जाती हैं तो ये एक साथ अब इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने लग जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट्स दैट क्रिएटेड देम। ठीक है, फिर वो मैटर नहीं करता किसने उसको बनाया किसको नहीं। फिर उसके बाद अगर रिजीम भी चेंज हो गई, दूसरे हेड चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर भी वो आपस में क्या बोलते हैं अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं। जैसे कि आशियान, आशियान ऐसा तो नहीं है कि आशियान में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया, ऑल्दो इंडिया आशियान का पार्ट नहीं है, बट फिर भी इंडिया उसके लिए मतलब आशियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए के हेल्प करता है। अब कल को कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो क्या वो आशियान को छोड़ देगी? नहीं। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहते हैं रिगार्डलेस कि उसको किसने बनाया। तो ये अपना पावर को कंटिन्यू करना होता है, और पावर को कंटिन्यू हम कॉपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। और इवन ऐसी सिचुएशन में भी हम कॉपरेशन बनाए रख सकते हैं जब हेजेमनिक पावर डिक्लाइन कर रही हो। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर वेंट का आपको पता है कंस्ट्रक्टिविस्ट है, और कंस्ट्रक्शन आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये अलेक्जेंडर वेन ने दिया था, जिनका फेमस स्टेटमेंट भी है और बुक भी, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। एनार्की वही है जो स्टेट्स उसके लिए, जैसा स्टेट्स उसको देखना चाहते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी अलेक्जेंडर वेंट पिछली लेक्चर में, जब हमारे जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से आई गेस सेकंड या थर्ड पार्ट में डिस्कस भी किया था। एंड कि जो जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं, वो फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती कि कोई सोशल स्ट्रक्चर बन गया, कोई फिजिकल आपको दिखेगा सामने सोशल स्ट्रक्चर, नहीं। ये सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं हमारे आइडियाज पे, कंसेप्ट पे, हमारे एक दूसरे के प्रति, मतलब हमारे यानी कि कंट्रीज की एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग पे, दैट पीपल हैव अबाउट दीज आइडेंटिटीज। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, बेसिकली बिलीव्स, परसेप्शन, प्रोसेसेस, ये सारे आइडियाज हमारे होते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर्स को हेल्प करने में बिल्ड करते हैं, ना कि फिजिकल आइडेंटिटी की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, रॉब वॉकर अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, थोड़े यूनिक थिंकर हैं, बट हाँ जिसने पहले पढ़ा हुआ होगा तो उनके लिए ये मतलब नोन थिंकर होंगे। तो रॉब वॉकर जो है वो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड रिपीटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूटी एंड रिपीटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये 2 कीवर्ड आपको रॉब वॉकर से रिलेटेड याद रखने हैं। बेसिकली ये न्यूरियलिज्म के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट है, क्रिटिसिज्म है, जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने किया था। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट भी बोल सकते हो। और कॉन्टिन्यूटी एंड रिपीटेशन होता रहता है। बेसिकली ये बोलते हैं कि जैसे हाउ न्यूरियलिज्म फेल्स टू अकाउंट फॉर द डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल सिस्टम एंड देयर पोटेंशियल फॉर चेंज। न्यूरियलिज्म ने कभी ये देखा ही नहीं कि जो सोशल सिस्टम है वो डायनेमिक है, उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं, वो हमेशा एक स्टेबल फॉर्म लेकर बात करते हैं। तो इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं न्यूरियलिज्म के इस पार्ट को, कि ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, चेंज होता रहता है। डायनामिक नेचर को न्यूरियलिज्म ने इग्नोर किया है, ऐसा रॉब वॉकर कह रहे हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और रिपीटेशन होता रहता है सोशल स्ट्रक्चर्स में।
अब आपको बताना है क्या बैलेंस ऑफ पावर जो कीवर्ड है, जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने किससे रिप्लेस किया था। तो बैलेंस ऑफ पावर कीवर्ड आइडियलिस्ट स्कूल ने किस वर्ड से रिप्लेस किया, ठीक है, वर्ड से या फिर किस आइडिया से रिप्लेस किया आईआर में। तो बैलेंस ऑफ पावर की जगह क्या यूज किया उन्होंने, डिसआर्मामेंट, ठीक है। कि बैलेंस ऑफ पावर करने से अच्छा है कि मैंने आपको बैलेंस ऑफ पावर के कम से कम 7-8 टाइप्स बताए थे कि क्या क्या होते हैं, राइट। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्लस बैलेंस ऑफ पावर का दूसरा ऑल्टरनेटिव या रिप्लेसमेंट जो आइडियलिस्ट स्कूल ने दिया वो है डिसआर्मामेंट, कि आप अपने वेपन्स को सारे खत्म कर दो, उनका प्रोडक्शन स्टॉक फाइलिंग सब खत्म, और आपके पास बिल्कुल भी आर्म्स नहीं होने चाहिए। तो जब आर्म्स नहीं होंगे तो बैलेंस ऑफ पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो आइडियली स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो कॉपरेशन पे बेस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। एंड उसको कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अपनी वैल्यूज और अपने आइडियल्स को शेयर करके, अपने मतलब शेयर्ड वैल्यूज और आइडियल्स को प्रमोट करके, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी में मैं मानती हूँ तो सामने वाली कंट्री भी अगर डेमोक्रेसी में मानती है तो मैं उसको प्रमोट करूंगी, ठीक है। तो हमारे हम दोनों के बीच में कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग आएगा। और फिर इसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, तो ये सारी चीजें। Then idealists believe that the balance of power is a flawed system that leads to conflict and instability. तो idealists ये मानते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक बेकार सिस्टम है, क्योंकि इससे कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी भी होता है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो फिर से मैं आपको बोलूंगी कि पिछला 3rd पार्ट या 2nd पार्ट देखना। वैसे तो आपको सारे पार्ट्स देखने हैं आयर के लिए, तो उसमें मैंने आपको समझा रखा है बैलेंस ऑफ पावर के 7 टाइप्स, और उसमें मैंने आपको इंस्टेबिलिटी वाला भी बताया हुआ है कि कैसे बैलेंस ऑफ पावर से इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। वेरएज अगर आप डिसआर्मामेंट कर लोगे, डिसआर्मामेंट क्या मतलब, आपने सारे हथियार फेंक दोगे, तोड़ दोगे और बनाना बंद कर दोगे। स्पेशली अगर मैं आपको बहुत कॉमन सेंस में समझाऊं तो ये इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है पीस और सिक्योरिटी का। अगर आप अपने आज के टाइम पे अगर आप अपने सारे हथियार वगैरह बनाना बंद कर दो, तो आप यानी कि आपने जो अभी ये वीडियो देख रहे हो वो नहीं, कंट्रीज, ठीक है। तो आपस में ऑब्वियसली एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट और कॉपरेशन जनरेट होगा। एक दूसरे से हमें थ्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंट्री के पास वेपन्स है ही नहीं, तो कोई कंट्री हमारे लिए थ्रेट हो ही नहीं सकती। तो ट्रस्ट एंड कॉपरेशन होगा, सब मिलजुल के रहेंगे, सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक साथ काम कर सकते हैं। और बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, इनहेरेंटली अनस्टेबल होता भी है आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग। ये आइडियलिस्ट का मैं पूरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। Whereas the distribution of power changes, it can lead to shift in alliances and alignments, which can increase the risk of conflict. तो इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेंज करते हैं। मतलब ये बैलेंस ऑफ पावर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है हम अपने अलग अलग अलायंसेज, अभी इसके साथ अलायंस बनाई थी, अब इसके साथ अलायंस बना लिया, इसके साथ तोड़ दिया, तो ये इससे क्या होता है, रिस्क बढ़ता जाता है। अभी एक कमीशन है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आपने नाम भी सुना होगा, और ये बनी थी हमारी 1946 में बनी थी। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसने बनाई थी, तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, रेजोल्यूशन 11, ठीक है, उसके तहत ये कमीशन बनाई गई थी। और ये वुमेन के नाम से पता चल रहा है, वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के लिए ये कमीशन काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये किसने बनाई है, किसने रेजोल्यूशन 11 पास किया था और ये कमीशन बनाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इकोसॉक, ठीक है। आपका ये आंसर है इकोसॉक। इकोसॉक का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूएन की बॉडी है। यूएन के 6 ऑर्गन्स है मेन बॉडी में, एक इकोसॉक भी आता है। उसके अलावा आपको बाकी ऑर्गन्स पता ही होंगे, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह। और ये हमने एक यूएन चार्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें कवर भी किया था। देन आ जाते हैं हु रोट द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो आपको आंसर दिख ही चुका है, राल्फ मिलिबन ने ये बुक लिखी थी, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। बस ये एक फैक्ट है, और एक इंस्ट्रूमेंटल थिंकर है, बस इतना याद रखना है। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू क्या क्या होता है वो अब समझ लेते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब है कि जो स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास रूल का बाय कैपिटलिस्ट क्लास। मतलब स्टेट क्या है, मतलब स्टेट का इस्तेमाल करता है कौन, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, हैव्स होते हैं, बुर्जुआजीज होते हैं, वो स्टेट उनके लिए क्या है, एक स्टेट उनके लिए एक हथियार है, क्या करने का, क्लास रूल करने का, डोमिनेट करने का। सो दैट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू। तो ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थिंक करते हैं, इनका भी यही मानना था कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली, कि स्टेट का इस्तेमाल करते हैं कैपिटलिस्ट और फिर डोमिनेट करते हैं बुर्जुआजीज उस पे, प्लोरिटेट्स पे, हैव नॉट्स पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आया था इससे पहले, जस्ट वॉर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। सो जस्ट वॉर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो पहला, वॉर एज द लास्ट रिजॉर्ट,
तो जो क्या आखिरी रिजॉर्ट पे वॉर हो, मतलब आखिरी चॉइस हो वॉर की, वो जस्ट वॉर होता है। यस, सो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था 2022 वाले क्वेश्चन में, आई गेस, या 21 वाले में। देन क्या वॉर का पर्पस रिवेंज लेना, बदला लेना होना चाहिए, तो वो तो फिर जस्ट वॉर नहीं हुआ ना, तो फिर वो तो अनजस्ट वॉर हो गया अगर बदला लेंगे तो ये गलत। फिर क्या वॉर हमेशा जब भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि सरकार डिक्लेयर करती है वॉर कि हमें युद्ध पे जाना है, तो क्या वो नॉर्मली एक्सेप्टेबल एम्स होने चाहिए। तो यस, एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसके जो भी आप गोल्स रखो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड वो सबको मतलब मान्य होने चाहिए। सो सी भी सही, तो बी गलत हो गया आपका। और डी ऑप्शन देखते हैं, द आउटकम ऑफ वॉर शुड बी मोर बेनिफिट देन लॉस। तो वॉर जब भी आप लड़ोगे तो आप क्या चाहोगे कि आपका बेनिफिट ज्यादा हो या लॉस ज्यादा हो। ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि आपका फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम। तो यही वो स्टेटमेंट सेम बात बोल रही है कि बेनिफिट ज्यादा हो देन लॉस, तो ये भी सही। होलसेल इन्वेजन इज जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स टू अ ब्रॉडर नहीं, सॉरी, बॉर्डर इंक्लूजन। तो यहाँ पे इंक्लूजन होना था, इंक्लूजन नहीं होगा, इंक्लूजन। मतलब कि अगर आप कोई वॉर लड़ रहे हो और आपने सामने वाले कंट्री पे अटैक कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि जो उसके जो बॉर्डर है, मतलब उसकी जो टेरिटरी है, वो आप अपनी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर सको, इंक्लूजन कर सको उसका, तो क्या ये जस्ट वॉर होगा कि मैं इसमें सामने वाले पे अटैक कर दिया बेचारी कंट्री पे ताकि मैं उसको हत्या सकूं और उसको अपने उसका जो बॉर्डर है उसको अपनी टेरिटरी का पार्ट बना सकूं। तो ये तो जस्ट नहीं हुआ, ये तो गलत है। तो ए, सी और डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम ये जस्ट वॉर के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछली बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी आपको जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल एम है उस प्रिंसिपल को हम राइट इंटेंशन वाला बोलते हैं, कि आपकी इंटेंशन, आपका इंटेंशन जो है वो सही होनी चाहिए उस वॉर के पीछे की। ठीक है, कि आपने वॉर क्यों लड़ा, आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल क्लेम्स वाला जो मैंने स्टेटमेंट बताया था उसका मतलब राइट इंटेंशन प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, और बाकी सब मैंने आपको समझा ही दिया। सॉरी, बीच में आवाज़ कट गई थी, आई गेस कोई टेक्निकल ग्लिच आया था, पेन भी वर्क नहीं कर रहा था। आई होप अब चल रहा होगा। इसको प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ये जो आपको मैंने थर्ड प्रिंसिपल बताया था उसको प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। द आउटकम ऑफ वॉर शुड बी मोर बेनिफिट दैन लॉस। अब आपको सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होने चाहिए और इसका कौन सा गोल नंबर किससे रिलेटेड है। तो इसका जो अगर करेक्ट आंसर देखें तो जैसे SDG 5, मतलब पूरा अच्छे से रटा होना चाहिए विद कहानी। ठीक है, तो मतलब SDGs की आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, इवन मैंने भी SDGs को याद कराने की अलग अलग कहानियां बनाई हुई हैं, तो वैसे आप याद कर सकते हो। जैसे गोल नंबर 5 जो है वो हमारा होगा जेंडर इक्विटी से रिलेटेड। गोल नंबर 7 हमारा होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 10 हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटीज, एंड गोल नंबर 15 हमारा होगा लाइफ ऑन लैंड। तो वैसे तो हमारे 17 SDGs हैं और आपको पता भी होने चाहिए। जैसे हमारी गरीबी, गरीबी कैसे खत्म होगी, जब हम उनकी भूख मिटाएंगे। अब जब भूख मिट जाएगी तो वो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वेलबींग अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक स्टोरी बना सकते हो अपने आप से भी। और अगर अपने आप से कोई स्टोरी या ट्रिक नहीं बन रही तो बहुत चैनल्स पे अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप कोई भी लिखोगे ट्रिक टू लर्न SDGs तो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो वैसे मैंने ये कहानी मैंने बनाई थी, कैसे गरीबी है, फिर हंगर मिटाया, हंगर मिटा दिया तो वो बच्चा जो था वो हेल्दी हो गया। फिर आफ्टर दैट वो हेल्दी हो गया तो फिर उसको एजुकेशन, अब जब हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ, तब आप जब स्वस्थ हो तो आप एजुकेशन लेने जा सकते हो स्कूल में। एक जो बीमार बच्चा होता है वो एजुकेशन लेने नहीं जा पाता। तो हेल्थ हो गई, हमारी गरीबी मिट गई। अब हम एजुकेशन लेने गए, जब हम एजुकेशन लेने गए तो हमें जेंडर इक्वालिटी सिखाया। ठीक है, वहाँ पे स्कूल में हमें पढ़ाया कि जेंडर इक्वालिटी की बातें पढ़ाई जो SDG 5। फिर इक्वालिटी पढ़ाने के बाद हमें बताया कि क्लीन वाटर रखना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए। फिर आपने अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जब क्लीन वाटर हुआ तो क्लीन वाटर से क्लीन एनर्जी बनी। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब हमको उस एनर्जी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, लोगों को काम पे हायर करना था, तो हमने
दूसरों को डिसेंट वर्क दिया। डिसेंट वर्क क्या था कि हमें क्लीन एनर्जी क्रिएट करनी है क्लीन वाटर से। फिर इंडस्ट्री, फिर हमने वर्क कहाँ पे दिया उनको, इंडस्ट्री पे काम दिया, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर जब हमने उनको काम दिया तो इनइक्वालिटीज कम हो गई। ऐसे करके बहुत बड़ी स्टोरी आप बना सकते हो। फिर उसके बाद ये 10 पे 10 खत्म हो गए, 10 पे फिर 11 से दूसरी कहानी शुरू हो गई। जैसे 1 से आप याद रख सकते हो कि बड़ी बड़ी सिटीज होती है, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो ये 11। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, फिर वहाँ पे सिटीज में क्या होता है, सिटीज में कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों होता है। फिर जब लोग ज्यादा बहुत कंजम्पशन करने लग जाएंगे, प्रोडक्शन बहुत करने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड SDG 13। फिर क्लाइमेट में सबसे पहले पानी के नीचे और फिर लैंड पे। तो हमारा लैंड के नीचे क्या होता है, पानी होता है ना, तो हम नीचे से शुरुआत करें तो पहले पानी आएगा, फिर उसके ऊपर लैंड बना हुआ होगा ना। लैंड खोदोगे तो नीचे से पानी निकलेगा, तो वाटर, फिर वाटर के ऊपर लैंड। तो इसलिए पहले आएगा वाटर, फिर आएगा लैंड, फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16। ठीक है, और लास्ट में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये आपको एक साथ याद रखना है, 16 और 17, इसकी कोई कहानी नहीं है, बस आप ऐसे याद रख सकते हो। और पीस, जस्टिस और पार्टनरशिप वाला आखिरी गोल है, पार्टनरशिप कर ली हमने। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करती है टेररिज्म को? तो मतलब हमें सिर्फ ज़्यादातर नेगेटिव स्टेटमेंट्स बतानी होगी। तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा है वो टेररिस्ट ग्रुप्स उठा रहे हैं, वो उनको आसानी से, ग्लोबलाइजेशन जब से आया तो आइडियाज़ और गुड्स वगैरह आराम से उनको एक्सचेंज हो जाता है, आसानी से उनको बम वगैरह मिल जाते हैं या वेपन्स वगैरह मिल जाता है, और आइडियाज़ का भी पता चल जाता है जब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि कैसे बनाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द इंटरनेट हैज़ अलाउड टेररिस्ट टू रिक्रूट न्यू फॉलोअर्स। और जब से इंटरनेट आया है तब से तो फिर भाई टेररिस्ट अपने नए नए लोगों को हायर कर रहे हैं अपने टेररिस्ट ग्रुप्स में, उनको मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। जब से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो टेररिस्ट जो है टू ऑपरेट इन अ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अब उनका जो नेटवर्क है और बड़ा हो गया है, फैल गया है। ठीक है, हर कंट्री में उनके कोई ना कोई टेररिस्ट उनके ग्रुप के बैठे हुए हैं। देन इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, जैसे कि इराक में, सीरिया में, हैव नॉट बिल्ट सोफिस्टिकेटेड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो क्या सीरिया और इराक के टेररिस्ट इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस नहीं बनाए होंगे? तो ये तो गलत है ना, बनाए होंगे, ऑब्वियसली बनाए हैं। तो ये डिस्पाइट ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस भी है, उनको सब पता है कैसे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है आज के टाइम पे, कैसे हम वेपन्स और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, फिर भी वो टेररिस्ट इसका फायदा नहीं उठा रहे। ये डी स्टेटमेंट कह रहा है, बल्कि ऑब्वियसली ये गलत स्टेटमेंट है, वो उठा रहे हैं। तो ABC इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इनमें से ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है या प्रोटोकॉल या ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे बात करती है, ठीक है, और वो किसी कोई एमिशन टारगेट्स की बात नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर है द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट किस चीज के लिए था? क्लाइमेट चेंज के लिए था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये आप जो आपका पेपर 1 है उसमें भी आप पढ़ते ही हो कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 का UNFCCC के द्वारा ये अंडर ये एग्रीमेंट हुआ था, और इसमें 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना था, बिलो 2 डिग्री करना था। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से हमें नीचे लेकर जानी है ग्लोबल वार्मिंग, एंड विद द एफर्ट लिमिट्स, और हमारे एफर्ट्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने की कोशिश करेंगे तब जाके हम कहीं 2 डिग्री से नीचे ला सकते हैं, राइट? तो वैसा देन फिर हमारा पेरिस एग्रीमेंट में और जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को सबमिट किया था, और उन्होंने क्लाइमेट एक्शंस के लिए वो क्या करेंगे, क्या टारगेट रखेंगे, वो सब बताए थे। लेकिन कोई स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं बताए थे, जैसे क्वेश्चन में था ना कि इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं थे। पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट्स थे जैसे ये सेल्सियस वाला है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, लेकिन कोई स्पेसिफिक हर कंट्री के लिए अलग से नहीं था। उन्होंने बस अपने क्लाइमेट एक्शंस और टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, वैसा बताया गया था। और ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें हर कंट्री जो है अपने गोल्स खुद सेट करती है अपनी क्षमता के बेसिस पे, अपने सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे, कैपेबिलिटीज एंड सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे वो अपने टारगेट्स खुद डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफाइड नहीं है बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट में। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसलिए की गई है ताकि ब्रॉडर ग्लोबल पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सके। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और हम क्लाइमेट चेंज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कॉम्बैक्ट कर सकते हैं। नाउ आपको बताना है क्राइसिस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। इसके अंदर आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले कौन सा क्राइसिस है, फिर कौन से, फिर कौन सा, फिर कौन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले हमारा IT क्राइसिस हुए थे, तो .com क्राइसिस इन IT। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है DBCA। ठीक है, तो अब इसका वो भी देख लेते हैं। तो .com क्राइसिस अगर हम देखें
सॉरी, डॉट कॉम नहीं, मैक्सिकन, डीबीसी है ना, तो हाँ मैक्सिकन पहले होगा, मैंने गलती से इसको डी समझ लिया थोड़ी देर के लिए। तो मैक्सिकन होगा, फिर उसके बाद आपका ये अर्जेंटीना, और फिर आपका आएगा डॉट कॉम, और लास्ट में यूएस क्राइसिस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इसके ईयर्स देख सकते हो, वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैक्सिकन, अर्जेंटाइन, देन डॉट कॉम क्राइसिस, एंड यूएस का जो मॉटरिच क्राइसिस हुए थे वो लास्ट में होंगे, अभी 2007-8 के हैं, रिसेंट। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2023, ये एजर्शन रीजनिंग। फिर हम चलेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। तो हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर सकते हैं हम करें। और सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल को प्रमोट करता है। और क्यों, कैसे? बिकॉज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैसे मिलती है सबको? क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करता है ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, जिससे हमको सोशल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, और सोशल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉस्पेरिटी आती है और सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप होने की। तो ये बिकॉज अगर हम लगाएं तो ये सही स्टेटमेंट बैठ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 2024 के पेपर्स पे। 2023 के हमने सारे पेपर्स कंप्लीट कर लिए, ऑल दो 1 घंटा 15 मिनट, कुछ 1 घंटा 18 मिनट ऑलमोस्ट लग गए हैं हमें, बट हम 2024 पे आ जाते हैं। और हमने, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में 2023 के भी इतने सारे क्वेश्चन किए थे, तो सबसे ज़्यादा 2023 में आईआर की वेटेज बहुत ज़्यादा रही थी। 2024 में अगस्त से सितंबर के बीच में हमारे पेपर हुए थे, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चला था। और उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो था हमारा 4 सितंबर को, आखिरी दिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। ये शिफ्ट 1 है, सुबह जो 9 बजे से 12 बजे वाला पेपर है। इसके बाद हम शिफ्ट 2 भी करेंगे। अब शिफ्ट 1 में आईआर के कहाँ से क्वेश्चन आए वो कर लेते हैं। इसके लिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाया है, इस अलग से टाइप नहीं किया है, सो इसी में आपको दिख जाएगा आराम से। तो जो पहला क्वेश्चन था वो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आईआर से ही आया था कि जो यूएसए है वो आज भी वर्ल्ड की इकलौती सुपर पावर है, उसके क्या कारण है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन कि कौन कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है, एंड यू कैन थिंक ऑफ द आंसर एंड पॉज द वीडियो फॉर द वाइल। क्योंकि जो सबसे अच्छा टैलेंट है, बेस्ट और ब्राइटेस्ट टैलेंट, जिसमें मतलब लोग, जो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो ज़्यादातर अमेरिका जाके माइग्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी इंडिया से पढ़ने चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका में पढ़ने चाहते हैं, तो इसलिए एक कारण ये भी है कि वो सुपर पावर उसका होने का। दूसरा, अमेरिका ड्रीम इज स्टिल इंटैक्ट। जो आज के टाइम पे भी अगर आप किसी को से पूछो अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने का सबका ड्रीम होता है। तो आज भी लोग अमेरिका को इतना बड़ा और इतना अच्छा देश मानते हैं। सो दैट्स इज ऑल्सो अ रीजन फॉर सुपर पावर। तो तीसरा लिखा हुआ है कि यूएसए इज द मोस्ट इंडेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जिसपे कर्जा है, जिसने कर्जा लिया हुआ है वो यूएसए है, इसलिए वो सुपर पावर है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि वो तो यूएसए तो लोन देता है, तो सी हो गया गलत। ग्लोबल सरप्लस कैपिटल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द यूएसए। और जितना भी ग्लोबल लेवल पे जो सरप्लस आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज्यादा कैपिटल, कहीं अगर कोई कंट्री प्रॉफिट कमाती है तो वो यूएसए है, तो ये भी सही है। और तुम्हारा ए बी डी हो गया, सी हट गया, तो सी से ये हट गए, एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूएसए अभी भी ग्लोबल लीडर इसलिए है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे हमें लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी अलग से एक्सप्लेनेशन देके, बट स्टिल यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको। ये कॉमन बेस्ड क्वेश्चन था, और खुद कॉमन सेंस से भी पता कर सकते थे कि क्यों जो अमेरिका है वो सोल सुपर पावर है, क्योंकि अभी यूएस से सबसे आगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे सबसे ज्यादा यूएस से है अभी तक। ऑल्दो जापान भी है, पर इसमें ये आंसर में ये फिट बैठ रहा है, तो ए बी डी ई। अब ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं, आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले कौन सी बनी, फिर कौन सी, और फिर कौन सी। तो ये आपके सामने रहे 4 ऑप्शन, आपको सोचना है कि कौन सा आपके लिए, मतलब आपके लिए कह रही हूँ, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। तो अगर हम देखें इनमें से नाटो, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, G20, सार्क, इनमें से सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के थ्रू हमारा नाटो, ये आईएमएफ बना था। देन आईएमएफ के बाद नाटो बना, नाटो के बाद हमारा सार्क बना था, सार्क के बाद डब्ल्यूटीओ, एंड देन G20। अब आपको इन सब के ईयर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो कमेंट बिलो ईयर्स, क्योंकि हमें पहले भी कर चुके हैं।
अब ये कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंकर्स दे रखे हैं, केनेथ वॉल्स, हेंस मॉर्गन्थो, थ्यूसिडाइड्स, अलेक्जेंडर वेंथ, ई.एच. कार, सबने सुने हुए हैं इनके नाम ऑलरेडी। तो बस आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो पहले ऑब्वियसली रियलिज्म के थिंकर पहले आ जाएंगे, फिर न्यू रियलिज्म के थिंकर आएंगे और फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के थिंकर आ जाएंगे, है ना। सो आपको देख लो, बहुत ईजी है। अगर आप ये ऑप्शन देखो तो सबसे पहले ऑब्वियसली सी है चारों में, तो थ्यूसिडाइड्स होगा, ठीक है। थ्यूसिडाइड्स के बाद कौन आए थे, क्योंकि इनका याद होगा आपको, पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। तो ये बहुत पुराना और सबसे रियलिज्म में सबसे पहले थिंकर ये माने जाते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ई.एच. कार रियलिज्म के फादर ऑफ रियलिज्म जिनको हम बोलते हैं, तो ये भी इनकी पूरा सबसे पुरानी बुक रही है, तो ई.एच. कार। फिर इसके बाद आ जाएं तो ये हमारा ऑप्शन होगा 2 और 3 में से। अब ए और बी में से देखें तो केनेथ वॉल्स पहले आया, हेंस मॉर्गन्थो पहले आया। तो हेंस मॉर्गन्थो रियलिज्म के हैं और केनेथ वॉल्स नियो रियलिज्म के हैं। तो रियलिज्म पहले आया था ऑब्वियसली, तो सी ई बी होना चाहिए। फिर केनेथ वॉल्स का न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट और लास्ट में कंस्ट्रक्टिविज्म अलेक्जेंडर वेंथ का। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं एंड उसके उसके सामने आपके थ्योरीज, जो आईआर की थ्योरीज आप पढ़ते हो, आइडियोलॉजीज वगैरह, तो वो तो आपको बताना है कौन सी थ्योरीज से रिलेटेड कौन सा अप्रोच या गेन है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें क्लासिकल रियलिज्म, तो इसमें क्लासिकल रियलिज्म जो है हमारा इनसाइड आउटसाइड अप्रोच होता है। तो इनसाइड आउटसाइड अप्रोच ए का 4 होना चाहिए। देन अगर हम बात करें बी की, तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म हमारा आउटसाइड इन अप्रोच होता है। तो आउटसाइड इन अप्रोच मतलब हम पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर के इंस्टीट्यूशंस, और क्लासिकल में हम पहले इंस्टीट्यूशंस देखते हैं फिर बाद का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। देन थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन हम सबसे अगर हम देखें तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 1 रियलिज्म में थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन हम पढ़ते हैं, एंड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन हम रियलिज्म लिबरलिज्म में पढ़ते हैं। लिबरलिज्म में हम बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट गेन हो, और उसकी बात करते हैं प्रॉफिट की, इंडिविजुअल की। तो ये एब्सोल्यूट गेन के कॉन्टेक्स्ट में लिबरलिज्म की बात हो रही है। तो ये डी का 2, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपने ये वर्ड हमेशा कई बार सुना होगा, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो ये पहले तो आप सबसे पहले बताओ कि ये कौन से अग्रीमेंट या ट्रीटी में ये टर्म इजाद हुआ था। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें से किसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हुई थी। सो वो आपको अब बताना है कमेंट सेक्शन में कि CBDR किससे रिलेटेड है। देन अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नॉट करेक्ट पूछा है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल नॉर्म डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये तो सही है कि ग्लोबल एनवायरमेंटल नॉर्म था ये, और इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किया गया था CBDR। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बल्कि हमसे नॉट करेक्ट पूछी है। क्या ये डेवलपिंग कंट्री के फेवर में था? ऑब्वियसली फेवर में था। कॉमन में डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, या अंडर डेवलप्ड हो, या पुअर कंट्री हो, ठीक है। अंडर डेवलप वही पुअर कंट्रीज, कोई भी हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। ये हमारी क्या है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट डिफरेंशिएटेड क्यों? कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब करेंगे, लेकिन सब पे अलग अलग है। डेवलप्ड वाले ज्यादा करेंगे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल। डेवलपिंग क्योंकि अभी बेचारे वो डेवलप हुए नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में है जैसे इंडिया, तो अगर वो अभी से ग्लोबल वार्मिंग और इस सब के बारे में सोचने लग जाएगी, जो कि उसको सोचना है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अगर वो एमिशन कट करने लग जाए तो फिर वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन्वायरमेंट का ख्याल रखने की, फिर डेवलपिंग की, फिर अंडर डेवलप्ड की। अंडर डेवलप्ड तो बेचारे वैसे ही कितना ही पॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब। और ये डेवलप कर, ये क्योंकि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को फेवर करता है इस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें ट्रेड कंसेशन दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेड कंसेशन दिया गया है और डेवलप्ड कंट्रीज इसके अपोज में अपोजिशन में है कि यार हमसे तुम ज्यादा बोल रहे हो, टारगेट हमारे को बोल दिया फॉर एग्जांपल 10% ग्लोबल वार्मिंग कम करो, और डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे हो कि 5% तक कम करो। तो ये तो बहुत वो है ना, हमारे साथ नाइंसाफी है। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसको अपोज कर रही है, ये भी सही बात है। पर ऐसा कुछ ट्रेड कंसेशन नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब रियलिज्म की थ्योरी आई होप अब तक आपको समझ आ गई होगी। इतने सारे PYQs प्रैक्टिस करने के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट देख ली होगी, या फिर आपने कहीं और से कभी ना कभी रियलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी होगी। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सी सही है, करेक्ट, ठीक है।
और ज़्यादातर हर ऑप्शन में पांचों ऑप्शन है, चार है, इसमें तीन है, इसमें पांच, चार ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच भी सकते हो। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय एनार्की। तो रियलिज्म जो है एनार्की में मानता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें हायरार्की है। तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली सही है। देन पावर इज बोथ मीन्स एंड एंड। तो क्या रियलिज्म जो थ्योरी है वो कहते हैं कि पावर एक जरिया भी है और पावर हमारा मेन गोल भी है उस जरिए को पाने का। मतलब हम पावर की मदद से पावर वाला जो गोल है वो और अच्छे से अचीव कर सकते हैं, मतलब और पावरफुल हो सकते हैं। तो ये रियलिस्टिक बात जो थी ये भी हमारे रियलिज्म ने कही थी। देन बिलीव्स इन रिलेटिव गेन रेदर देन एब्सोल्यूट गेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो रियलिज्म है किस में मानता है? रिलेटिव गेन में। एब्सोल्यूट गेन में कौन मानता है? लिबरलिज्म। तो इसमें भी वही बात बोली है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं डी पे। तो हमारा ऑप्शन कहाँ कहाँ बच रहा है? एबीसी, एबीसी, एबीसी और एबीसी, हर जगह आ रहा है। अब देखते हैं डी और ई में से क्या बचा। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट। किसने बोला था? अलेक्जेंडर वेंथ ने। अलेक्जेंडर वेंथ रियलिज्म में रियलिस्ट है क्या? रियलिस्ट तो नहीं है। क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है? तो ये जो अगर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रियलिस्ट नहीं है, और इनका ये स्टेटमेंट है, तो रियलिज्म से रिलेटेड तो होगा नहीं ना। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो ये गलत हो गया। तो रियलिज्म इसमें ये नहीं होगा इसका आंसर। तो A1 और 2 तो नहीं होगा। बचा ई ऑप्शन 3 और 4। लाइक ऑल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। ऑब्वियसली बाकी पॉलिटिक्स की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पावर स्ट्रगल चलती रहती है, हर कोई पावर के पीछे भागता रहता है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ई भी करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आयर्स है वो है हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी। ये सारी थ्योरीज आपको बस एआई पे, अपना चैट जीपीटी पे कहीं पे भी या गूगल पे सर्च करना है, और इन थ्योरी के बारे में सिर्फ 50-100 वर्ड्स पढ़ लेने हैं। मतलब मेन मेन थीम पढ़ लेनी है, वो आ जाएगा कि व्हाट इज हार्टलैंड थ्योरी, उसके से रिलेटेड कुछ 100 वर्ड्स की क्या है क्या नहीं। बस आपको ये खुद से होमवर्क करना है एक, और एक आंसर चेक क्या करते हैं। हार्टलैंड थ्योरी को मैं आपको याद कराऊं तो ये जैसे अगर हमें बच्चे का दिल जीतना हो तो आजकल हम क्या खिला देते हैं उसको? किंडर जॉय। कि भाई किंडर जॉय खरीद के दे दी और बच्चा खुश, उसका दिल हमने जीत लिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि हार्टलैंड थ्योरी किसकी है? हाल्फोर्ड मैक किंडर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और 3 दोनों में ही ए का 2 है, बी का 4 है। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों में 4 है। तो रिमलैंड थ्योरी निकोलस स्पाइकमैन की है। देन आ जाता है सी पावर थ्योरी पे। तो सी पावर थ्योरी आपकी एटी महान की। तो जो हमारा जो सी है, ठीक है, वो बहुत महान है। हमारा कौन सा सी? इंडिया का जो सी है ऐसे मान लो, या समुंदर है, सागर है, तो क्या है? महान है। महान सी। तो आपका आ जाएगा ये 80 महान सी पावर थ्योरी। तो सी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। और एयर पावर थ्योरी हो गई हमारी अलेक्जेंडर स्वर्स्काई की। तो जो एयर है, एयर कहाँ पे होती है? स्काई में होती है ना। तो स्काई से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? एयर होता है। तो स्काई का एयर पावर थ्योरी। ये आपको ट्रिक हो गई याद करने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें इससे कंपेयर करना है तो लेबर पार्टी कहाँ पे है? तो लेबर पार्टी आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? बांग्लादेश, अल्जीरिया, ब्रिटेन या अमेरिका। फिर आपका रिपब्लिकन पार्टी है, इस्लामिक सैल्वेशन पार्टी है और अवामी लीग। तो आपको ऑब्वियसली पता है लेबर पार्टी अमेरिका की है। रिपब्लिकन पार्टी कहाँ की है? रिपब्लिकन पार्टी आपकी ब्रिटेन की है। इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट अगर हम बात करें तो अल्जीरिया का है, और अवामी लीग आपको पता है बांग्लादेश का है। तो ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपकी थ्योरी है और एक तरफ आपके नाम लिखे हुए हैं। जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सबको पता है, वॉलरस्टीन की है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में बहुत बारी बता दिया, अलेक्जेंडर वेंट। डिफेंसिव रियलिज्म के लिए फेमस है हमारे केनेथ वॉल्ट्ज। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में, शायद आज के ही क्वेश्चन में, मैंने आपको गलती से केनेथ वॉल्ट्ज का ऑफेंसिव रियलिज्म बता दिया था शायद, आई गेस। तो वो ऑफेंसिव नहीं है, इसका डिफेंसिव रियलिज्म है, याद रखना। सी का 1 तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। और डी का 2 जॉन मेयरशाइमर का ऑफेंसिव रियलिज्म। जॉन मेयरशाइमर ने बोला था कि जो केनेथ वॉल्ट्ज का रियलिज्म है वो डिफेंसिव रियलिज्म है। अब इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल लिबरलिज्म के से रिलेटेड है, उसका वेरिएंट है। मतलब जैसे हम नियो लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म हम यूनिट 1 में पढ़ते हैं,
ठीक है, वो हम नेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल आईआर पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 तरीके के लिबरलिज्म पढ़ते हैं। तो वेरिएंट्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस भी इंटरनेशनल लिबरलिज्म का ही एक पार्ट है, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म भी, और रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये भी हम आईआर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। सो ए, बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन, इट इज ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपको ये 3 थ्योरीज, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म क्या होता है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म क्या होता है, ये तीनों आपको खुद से पढ़ने हैं, इन तीनों की थ्योरीज। ऑल्दो हमने पीवाईक्यू ग्लोबल पॉलिटिक्स प्लेलिस्ट में भी कवर कर रखी है। अब इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं। ये रहे 4 ऑप्शन। पहले सबसे पहले पता है कि जो नाटो है वो एक सिक्योरिटी पैक्ट था, जो यूएस कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब ऐसी एक वेस्टर्न कंट्रीज जो यूएसए के सपोर्ट में थी और यूएसए उसको लीड कर रहा था, तो उसके डिफेंस में ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया था नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये करेक्ट है, यस करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा सही। देन बात करते हैं व्हाट्सएप एक्ट जो बनाया गया था बाय सोवियत यूनियन और उसके अलाइज के द्वारा, मतलब उसके अलायंसेस के द्वारा, वो नाटो के रिस्पॉन्स पे बनाया गया था। मतलब पहले नाटो बना, फिर नाटो के देखा देखी में कि अच्छे से नाटो बनाया, यूएसएसआर ने बोला मैं व्हाट्सएप एक्ट बनाता हूँ और मैं भी अपने सारे अलायंसेस को एक तरफ कर लेता हूँ और उसका नाम होगा व्हाट्सएप एक्ट, तो ये भी सही है। देन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसका काम क्या ये था कि साउथ एशिया में सिक्योरिटी लाना, तो ये तो गलत है ना, इसका नाम में लिखा है आरसीआरसी, रीजनल कॉपरेशन के लिए बनाई गई थी, ना कि सिर्फ कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कल्चर डेवलपमेंट, इन सब के लिए। देन आसियान की बात करें तो आसियान का सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो एशियन जो हमारी जितनी भी कंट्रीज आसियान में आती हैं उसके पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल प्रोग्रेस के लिए ये आसियान बनाया गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन, तो इन सब के पर्पस के लिए आसियान की शुरुआत की गई थी, ना कि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी गलत। तो ए और बी सही होंगे, बस ऑप्शन नंबर 1 भी राइट आंसर। और ई ऑप्शन देखे तो यूरोपियन यूनियन जो था वो यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था क्या, तो ऐसा भी नहीं था कि यूरोप के सिक्योरिटी के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया था, इट वॉज नॉट द कॉज ऑफ मेकिंग यूरोपियन यूनियंस, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन इसलिए बनाया गया था ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, कॉपरेशन कर सके, कल्चरल डेवलपमेंट कर सके और प्रॉस्पेरिटी आ सके यूरोप में, इसलिए बनाया गया था, तो ई भी गलत है। अब जो शिफ्ट 1 में आपका कॉम्प्रिहेंशन आया था वो आईआर से ही आया था, जिसमें न्यो रियलिस्ट और न्यो लिबरल्स की डिबेट के ऊपर ये क्वेश्चन है, 1970s में डिबेट आई थी, एंड विद इन आईआर वॉल्स, जो केनेथ वॉल्स है उनकी बुक है जो रियलिज्म की, वो थी मैन, स्टेट एंड वॉर, जिसमें उन्होंने विच इकोड मॉर्कांथोस एंड E.H. Carr's treatment of war as never ending process of conflicts, तो इसने इसमें क्रिटिसाइज किया था केनेथ वॉल्स ने मॉर्गनथॉ और E.H. Carr को कि आप आईआर में जो कन्फ्लिक्ट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, उससे रिलेटेड उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, सॉरी, विच देन 20 years लेटर जो केनेथ वॉल्स थे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दी, ये भी इनकी बुक का नाम है, 1979 में आई थी, जिसमें उन्होंने वॉर के क्या क्या कारण होते हैं वो एक्सप्लेन किए थे, और इन द स्ट्रक्चर रियलिज्म इज कैप्चर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जब यानी कि न्यो रियलिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर रियलिज्म भी बोलते हैं, और इसमें हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। दिस सिस्टम इज वेयर वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ है नहीं। मल्टीपोलर सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम, तो केनेथ वॉल्ट बोलते हैं कि बाइपोलर सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है मल्टीपोलर सिस्टम से, और इंटरनेशनल रिलेशन में जो आइडिया ऑफ सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। फिर अब क्वेश्चन पे आ जाए कॉम्प्रिहेंशन के, तो इससे भी हमें पता चल जाता है, जैसे अकॉर्डिंग टू वॉल्ट, केनेथ वॉल्ट, सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब है यूनिट इंडिविजुअल स्टेट्स डू द सेम थिंग, यानी कि एक सिस्टम के अंदर जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो एक जैसा एक थिंकिंग के अनुसार काम करती हैं। फिर केनेथ वॉल्स के अनुसार कौन सा सिस्टम जो है बेटर है वॉर को रोकने के लिए, तो ऑब्वियसली बाइपोलर सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो बाइपोलर सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल मानते थे मल्टीपोलर के कॉन्टेक्स्ट में। देन मैन, स्टेट एंड वॉर किसकी बुक है, तो केनेथ वॉल्स की बुक है। फिर न्यू रियलिज्म की शुरुआत या एवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1970s में हुआ था, ये भी याद रखना।
देन लास्ट क्वेश्चन में से कौन रियलिस्ट नहीं है? एच कार क्लासिकल रियलिस्ट है, मॉर्गन थॉबे क्लासिकल रियलिस्ट है, केनेथ हॉल न्यो रियलिस्ट है तो चलो न्यो रियलिस्ट से, लेकिन है तो रियलिस्ट ना। लेकिन रॉबर्ट केहॉन न्यो लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, ना कि रियलिज्म से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये है शिफ्ट 2 के, जो 4 सितंबर को 3 से 6 वाला एग्जाम हुआ था। तो शिफ्ट 2 में आईआर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो, और जनवरी 2025 में अगर हम बात करें, सो ये हमारे पास जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर, और एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था अभी 6 जनवरी को। तो ये जो जो दो क्वेश्चन पेपर है कुल मिला के दो, सिर्फ ये दो सेट्स में, जनवरी के और जो अभी शिफ्ट 2 का हमारा पेपर बचा इसमें, इसमें कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन है अप्रॉक्स 40। तो मतलब सोचो आप, सिर्फ दो सेट्स के मिला के 40 आईआर के क्वेश्चन अप्रॉक्स बन रहे हैं, 30 या 40 हैं मेरे हिसाब से। तो 35 प्लस तो है ही, तो 35 30 के इसी रेंज में क्वेश्चंस हैं तो दोनों के मिला के। सो वो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ऑलरेडी वीडियो 1.5 घंटे का हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ये दोनों पार्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड कमेंट बिलो आपको कैसा लगा ट्रिक्स वगैरह और समझाने का तरीका। बाय बाय, टेक केयर।